तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों आज आपके लिए आ चुका है मैराथन। मुझे पता है कि आपके एग्ज़ाम्स ओपन हो चुके हैं, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। कुछ बच्चों का कल है, कुछ बच्चों के परसों, मतलब आने वाले कुछ दिनों में अब आपके एग्ज़ाम्स ही आ रहे हैं। तो ऑफकोर्स जिन लोगों का इनकम टैक्स का एग्ज़ाम है, स्पेशली पंजाब यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं जिनका कल है, तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैंने मैराथन बनाया है आपके लिए। और अब मैं आपको इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक ही बार में पूरे इनकम टैक्स के ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट प्रैक्टिकली थोरेटिकली समझाकर इस चीज़ को एक बार में ही ख़त्म करना चाहता हूँ। तो आई होप आपको ये मैराथन अच्छा लगेगा, समझ आएगा अच्छे से, और प्रॉपरली पूरा इनकम टैक्स जो आपको 1-1.5 घंटे में मिल जाएगा ना, वो कहीं नहीं मिलेगा। और इतना क्लियरली मिलेगा जो आपको सारे कंसेप्ट भी क्लियर कर देगा। तो चलिए बिना किसी देरी से इस मैराथन को करते हैं शुरू, और लेट्स स्टार्टेड विद वेरी फर्स्ट रेजिडेंशियल स्टेटस। तो देखिए दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई कमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको चैनल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और दोस्तों, आप में से किसी भी स्टूडेंट को आने वाले सेमेस्टर्स में या फिर किसी और अभी आपका सेमेस्टर चल रहा है, एग्जाम से पहले कोई रिवीजन चाहिए या वैसे आने वाले रेगुलर क्लासेस चाहिए, तो हम आपको रेगुलर क्लासेस ऑनलाइन आपको देते हैं। डिटेल्स आपको क्लासेस की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं। आप वहाँ से हमसे कांटेक्ट करके क्लासेस के बारे में पता कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल, चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं सबसे पहले रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में। हाँ जी, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में। तो अगर आप किसी भी एक इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस जानना चाहते हो तो आपको दो कंडीशन दी गई हैं, दो टेस्ट दिए गए हैं जिनको आपने प्रॉपरली जिनमें से आपने एक टेस्ट को पास करना है। तो दो कंडीशंस कौन सी हैं? नंबर वन, आपका टोटल स्टे आपके पीवाई में, यानी जो आपका रेलेवेंट पीवाई है ना, प्रीवियस ईयर है, उसमें आपने अपने इंडिया में टोटल स्टे 182 डेज या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। अगर आप इंडिया में 182 डेज या उससे ज़्यादा दिन रह लेते हो पिछले पीवाई में तो ऑटोमेटिकली आप इंडिया के रेजिडेंट बन जाओगे। अगर ये कंडीशन पूरी नहीं कर पाते हो तो सेकंड कंडीशन आपके पास है। वो क्या है कि पिछले पीवाई में, यानी पिछले रेलेवेंट पीवाई में 60 डेज होने चाहिए और उससे पिछले 4 पीवाई में आपका डेटा 365 डेज होना चाहिए, ये माना गया है। यानी अगर आप पहली कंडीशन पूरी नहीं करते हो तो दूसरी कंडीशन ये है कि पिछले साल मिनिमम 60 डेज होने चाहिए और उससे पिछले 4 साल, मतलब पिछले साल को छोड़कर उससे पिछले 4 सालों का डेटा 365 डेज या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो ही आप रेजिडेंट माने जाओगे। तो दोनों में से एक कंडीशन पूरी करनी है। पर ना, अगर ज़रा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको पिंक कलर में इधर लाइन दिख रही होगी, एक्सेप्शन टू दी सेकंड बेसिक कंडीशन। जो बेसिक कंडीशन मैंने सेकंड दी है ना, 60 डेज और 365 डेज वाली, वो उन पर्सन्स के लिए नहीं है जो इन कैटेगरी में आते हैं। कौन कौन से सर? इंडियन सिटीजन हु लिव इंडिया ड्यूरिंग द पीवाई एज अ क्रू मेंबर, कोई एक क्रू मेंबर है इंडिया का, या फिर कोई इंडियन सिटीजन है जो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर गया था, या कोई ऐसा इंडियन सिटीजन या पर्सन फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, मतलब जब इंडिया का ओरिजिन हुआ था, यानी इंडिया जब बना था, हमारा इंडिया कंट्री हमारी बनी थी, उस समय का अगर किसी का मतलब लिंक है इस इंडिया के साथ, तो वो पर्सन को हम सेकेंड कंडीशन से लिंक नहीं करेंगे। तो कुल मिला के सेकेंड बेसिक कंडीशन इन तीनों पर्सन्स के लिए लाइबल नहीं है। मतलब इनको ऑटोमेटिकली हम क्या कहेंगे कि इनको सिर्फ टेस्ट नंबर 1 देना पड़ेगा। अगर इन्होंने 182 डेज या उससे ज़्यादा पूरे कर लिए अपने रेलिवेंट पीवाई में तो ये रेजिडेंट बन जाएंगे। इनको सेकेंड कंडीशन नहीं लगानी है, मतलब इनके ऊपर सेकंड कंडीशन नहीं लगेगी, सेकंड टेस्ट इनको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन सर फिर भी इनको देना पड़ सकता है, सरकार ऐसी ही है, थोड़ा सा मोल्ड करके दोबारा वही भी आ जाती है कि फिर भी इनको देना पड़ेगा। कब? अगर इन तीनों पर्सन्स की इंडिया के किसी बिजनेस से या इंडिया के किसी सोर्स से 15 लाख रुपये से ज़्यादा इनको इनकम मिलती है पूरे साल में। कितनी? 15 लाख से ज़्यादा। अदर देन फॉरेन सोर्सेज अगर आप इंडिया में आ जाते हो, ये तीनों पर्सन अगर इंडिया में आ रहे हैं और किसी भी सोर्स से इंडिया के 15 लाख से ज़्यादा इनकम कमा रहे हैं रेलेवेंट पीवाई के अंदर, तो इनको भी सेकंड कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन सेकंड कंडीशन में फॉलो करते समय इनका टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। 365 डेज 4 ईयर्स में ही रहेंगे, लेकिन पिछले साल 60 डेज नहीं बल्कि 120 डेज होना ज़रूरी है। आप देख सकते हो यहाँ पे। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि पहले दो कंडीशंस है 182 डेज या उसके बराबर, और ये जो सेकंड कंडीशन है इसके लिए आपको एक्सेप्शन दी गई है कि आपको फॉलो करना है सेकंड बेसिक कंडीशन। मतलब आपको वैसे तो टेस्ट करनी है, लेकिन 3 ऐसे पर्सन हैं जिनके ऊपर ये लाइबल नहीं है, यानी 3 लोगों को ये कंडीशन फॉलो नहीं करनी पड़ेगी, यानी उनके लिए 182 डेज ही बहुत है।
लेकिन फिर भी ये जो 3% है इनके लिए भी सेकंड कंडीशन कब लगेगी, जब ये 15 लाख से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं इंडिया में तो। ठीक है जी, तो ये सेकंड बेसिक कंडीशन में थोड़ा चेंज आ जाएगा। मतलब कौन सा चेंज आएगा सर, कि पीवाई में 182 डेज या उससे ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन 365 डेज में 365 डेज 4 ईयर्स में ही होने चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या बेसिक कंडीशंस है, उसकी क्या एक्सेप्शंस हैं, और फिर भी वो एक्सेप्शन दोबारा कैसे लग सकती हैं इन तीनों पर्सन पे। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ज़रा, इसके बाद आते हैं हु इज़ ROR एंड NOR। जब भी एक इंडिविजुअल की बात करते हो ना, तो इंडिविजुअल को फर्दर जब वो रेजिडेंट बन जाता है ना, रेजिडेंट बन जाने के बाद उसको फर्दर 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, ROR और NOR, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ऑर्डिनरी रेजिडेंट अक्सर वो पर्सन होता है, मतलब ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो भी मैं बोलूँगा ना, जो भी कंडीशंस मैं बोलूँगा उसकी ऑपोजिट कंडीशंस NOR के लिए अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो कि अगर किसी पर्सन का, किसी इंडिविजुअल का इंडिया में पिछले 7 ईयर्स में, कौन से पिछले 7 ईयर्स सर, पिछले साल को छोड़कर उससे पिछले 7 ईयर्स के डेटा का टोटल 730 डेज या उससे ज़्यादा आता है, तो वो पर्सन ROR माना जाएगा। लेकिन सिर्फ सुनो, अकेली ये कंडीशन नहीं मान्य है, इसके साथ साथ एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी आपको। वो क्या है कि उसका पिछले 10 PY में, मतलब पिछले जो 10 PYs है ना, उसके अंदर एटलीस्ट 2 टाइम्स वो क्या बन जाना चाहिए, रेजिडेंट बन जाना चाहिए। ठीक है जी। तो पहली कंडीशन है 730 डेज या उससे ज़्यादा होना चाहिए पिछले साल को छोड़कर उससे पिछले 7 सालों के डेटा का टोटल, और पिछले साल को छोड़कर उससे पिछले 10 सालों में मिनिमम 2 बार वो क्या बन चुका होना चाहिए, इंडिया का रेजिडेंट बन जाना चाहिए, तभी वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। और इसका ऑपोजिट नॉट ऑर्डिनरी हो जाएगा। इंडिविजुअल डन। चलिए अब हम बात करते हैं कि सर HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में आप कैसे पहचानोगे कि रेजिडेंट कैसे है। तो देखिए, चाहे आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात कर लो, चाहे आप फर्म मतलब फर्म या फिर AOP या BOI की बात कर लो, आगे फर्दर मैं बताऊंगा। इन सभी केसेस के लिए अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म, AOP, BOI, इन सभी का जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है अगर इंडिया में थोड़ा सा या फिर पूरा का पूरा है, तो ये रेजिडेंट माना जाएगा। मतलब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर इंडिया में है तो रेजिडेंट माना जाएगा। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट थोड़ा सा भी इंडिया के बाहर या पूरा का पूरा इंडिया के बाहर है, तो ऑटोमेटिकली इनको नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। किसको, HUF को। अब यू नो वेरी वेल, HUF के केस में एक मेन हेड होता है जो एक इंडिविजुअल है, दैट इज कर्ता। तो वो तो एक इंडिविजुअल है ना, तो उसकी तो फर्दर कैटेगरी भी डिवाइड करनी पड़ेगी सर। तो इंडिविजुअल यानी कर्ता है, तो कर्ता जो मेन हेड होता है HUF का, तो उसका आपको ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी भी बताना पड़ेगा। तो उसका कोई अलग ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी नहीं होगा, उसकी भी वही कंडीशंस है जो हमने ऊपर क्लियर करी है। आई होप वो भी चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जो ऊपर हमने पढ़ा था ना, वही सेम कंडीशंस कर्ता के लिए भी यहाँ लग जाएंगी। अगर HUF आपकी रेजिडेंट है तो कर्ता भी रेजिडेंट है, लेकिन अगर कर्ता रेजिडेंट बन जाता है तो वो ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी है, ये सेम कंडीशंस ROR वाली और NOR वाली आपने लगा के पता कर लेना है। इज दैट क्लियर। अब इसके बाद हम बात करते हैं सर कंपनी का केस। अब देखोगे, अगर कोई कंपनी इंडियन कंपनी है या फिर किसी कंपनी का जो POEM है, POEM, ठीक है ना, मतलब क्या है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, अगर इंडिया में है तो वो कंपनी रेजिडेंट मानी जाएगी। मतलब या तो वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए या फिर उस कंपनी की प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मींस POEM जो है वो इंडिया में होना चाहिए, तभी जाकर वो कंपनी क्या मानी जाएगी, रेजिडेंट मानी जाएगी। आई होप क्लियर है। फर्म, AOP, LA यानी लोकल अथॉरिटी हो या कोई भी और पर्सन हो, उन सभी का जो आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है अगर इंडिया में है तो ये सब चीज़ें रेजिडेंट कहलाई जाएंगी, और अगर इनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया के बाहर है तो ये सब चीज़ें नॉन रेजिडेंट बन जाएंगी। इज दैट क्लियर। अब देखें, इधर एक आपको क्रू मेंबर का रोल दिया था। क्रू मेंबर में ज़्यादा कुछ नहीं है, एक बार इसको रीड कर जाइएगा। बस एक छोटा सा पॉइंट है कि क्रू मेंबर का जब भी हमने कैलकुलेशन करना है तो वो दिन नहीं लेना जब वो जा रहा है और वो दिन नहीं लेना जब वो आ रहा है, बस इतना सा है पॉइंट। देख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, थोरेटिकली नहीं इतना इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब देखिएगा स्कोप ऑफ टोटल इनकम। स्कोप ऑफ टोटल इनकम, अगर आपको कभी वर्ड आता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स बताइए मुझे, या टैक्स लाइबिलिटी बताइए हमारे रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट की, तो ये टॉपिक आपने वहाँ पे देना है। इस टॉपिक में क्या है कि एक इंडियन इनकम है, एक फॉरेन इनकम है। मींस टोटल इनकम 2 तरीके से डिवाइडेड है, इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम।
जब आपको इंडिया मतलब जब आपकी इनकम इंडिया में ही एक्रू हो रही है, या फिर डीम टू बी एक्रू है, या फिर इंडिया में रिसीव हो रही है, या डीम टू बी रिसीव हो रही है, इन सभी केसेस में आपकी इनकम इंडियन इनकम मानी जाएगी। मतलब अगर किसी तरह से इनकम इंडिया से पैदा हो रही है या फिर इंडिया में आपको मिल रही है तो वो इनकम इंडियन इनकम है। लेकिन इसका ऑपोजिट अगर इंडिया में नहीं मिल रही है या इंडिया के बाहर एक्रू हो रही है तो वो आपकी फॉरेन इनकम मानी जाएगी। अगर आप ये देखोगे साइड पे आपको एक चीज़ देखने की, ये एक ऐसा टेबल है जो अगर आप अच्छे से समझ लेते हो ना तो सब काम हो जाएगा। क्या है सर? एक रेजिडेंट है, एक नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। आप नीचे वाला देखना, ऊपर वाला मत देखना, नीचे वाला रेजिडेंट की दो कैटेगरी है ना नीचे, ROR NOR, वो देखो ज़रा। ROR का केस कहता है कि दोनों में टैक्सेबल है, मतलब इंडियन इनकम हो या फॉरेन इनकम हो, ROR दोनों में टैक्सेबल होने वाला है। NOR इंडियन इनकम में तो टैक्सेबल माना जाएगा, लेकिन फॉरेन इनकम में सिर्फ तभी टैक्सेबल होगी ये चीज़ जब आप दो कंडीशन पूरी करोगे। और वो दो कंडीशंस कौन सी हैं? कि आपको जो जिस बिजनेस से इनकम मिल रही है इंडिया के बाहर, इंडिया के बाहर जिस बिजनेस से भी आपको इनकम मिल रही है उस बिजनेस का कंट्रोल इंडिया में है। या फिर आप जिस प्रोफेशन से पैसा बाहर ले पा रहे हो इंडिया में, ठीक है, मतलब इंडिया के जिस प्रोफेशन से बाहर आपको पैसा मिल रहा है, अगर उस प्रोफेशन का सेटअप इंडिया में ही है प्रॉपर, तो वहाँ पे भी वो चीज़ आपकी फॉरेन इनकम NOR के अंदर आ जाएगी। तो मतलब कंट्रोल जो है बिजनेस का वो भी इंडिया में होना चाहिए, प्रोफेशन भी इंडिया में सेटअप होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल है तो ही NOR के केस में फॉरेन इनकम टैक्सेबल की जाएगी। और NR मतलब नॉन रेजिडेंट के केस में सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, फॉरेन इनकम उससे लिंक्ड ही नहीं है, फॉरेन इनकम नहीं आएगा इस केस में। इज दैट क्लियर? तो ये तीन चीज़ें हैं इन सिंपल टर्म। इंडियन इनकम सभी के लिए टैक्सेबल हो जाएगी और फॉरेन इनकम सिर्फ रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल है। NOR के लिए सिर्फ दो केसेस में टैक्सेबल है और NR के लिए बिल्कुल भी टैक्सेबल नहीं है। आई होप क्लियर हो गया। अब इनकम सेक्शन 9 क्या बोलता है? इनकम डीम टू बी एक्रू इन इंडिया, मतलब ऐसी कौन सी इनकम है जो इंडियन इनकम तो मानी ही जाएगी। नंबर 1, जैसे हाउस प्रॉपर्टी अगर आपकी इंडिया में है तो भी आपको जो इनकम हो रही है इंडियन इनकम है। कोई कैपिटल एसेट इंडिया में है तो वहाँ से आप सेल कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है वो भी इंडियन इनकम मानी जाएगी। डिविडेंड अगर आपको इंडियन कंपनी से मिल रहा है, बाहर मिल रहा है, चाहे मिल तो इंडिया से ही रहा है ना, मिल तो इंडियन कंपनी से रहा है, वो भी इंडियन इनकम है। कोई मनी आपने मतलब एक रेजिडेंट ने नॉन रेजिडेंट को दी है इस पर्पस के लिए कि वो उस मनी का कोई इस्तेमाल इंडिया से किसी बिजनेस के साथ लिंक करके करेगा। मींस जो लोन एक रेजिडेंट ने नॉन रेजिडेंट को दिया है इस पर्पस के लिए कि कोई इंडिया में वो बिजनेस खोलना चाहता है, तो वो ऑटोमेटिकली जो इंटरेस्ट लेगा ना उसके बदले में, तो वो इंटरेस्ट रेजिडेंट के लिए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑब्वियस ही बात है इंडियन इनकम हो जाएगा, क्योंकि मनी का लिंक कहाँ पे है? इंडिया के किसी बिजनेस से ही किया जा रहा है। क्लियर हो गया? ऐसे ही आगे इंटरेस्ट, रॉयल्टी, सैलरी का केस अगर है तो वो भी टैक्सेबल के माना जाएगा इंडियन इनकम के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। अब आई थिंक जो मैंने ऊपर बताया वही चीज़ यहाँ पे है, एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पे आपको कवर अप करवा दिए हैं। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही करना है। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको अगर ये टॉपिक आता है तो मेरे हिसाब से बस आपको ये टेबल अच्छे से समझना है, आपके सारे क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लेते हो तो। टैक्स में अगर आपको सपोज इंसिडेंस और टैक्स वाला क्वेश्चन आ भी जाता है तो डरना नहीं है। आपने ये जो टेबल है इसके साथ एक एग्जाम्पल जोड़ देना है, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले लीजिएगा, कोई मेरे नोट्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप ले लीजिएगा, उस एग्जाम्पल को साथ में कोड कर दीजिएगा, एक अच्छा आंसर प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है जी। तो लेट्स सी अब अगले चैप्टर को देखते हैं। देखिए अब हम बात करने वाले हैं सैलरी चैप्टर के बारे में। तो देखिए सैलरी चैप्टर में मेनली क्या है कि अगर एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई पेमेंट कर रहा है, मींस उसको पैसे दे रहा है सर्विसेज लेने के बदले में, तो दैट इज़ अ ऑब्वियस सी बात है वो एम्प्लॉयमेंट है और वो सैलरी के अंदर आ जाता है। तो सैलरी के अंदर जनरली हमने सिर्फ वही इनकम लेनी है एम्प्लॉय की जो उसके एम्प्लॉय को किसी एम्प्लॉयर मतलब उसके एम्प्लॉयर से उसको मिली है। मतलब एम्प्लॉय की इनकम सिर्फ वही लेनी है जो उसके एम्प्लॉयर ने उसको दी है, और कोई इनकम एम्प्लॉय की यहाँ नहीं ली जाएगी, इस हेड में नहीं ली जाएगी। ठीक है जी। तो सेक्शन 15 में आपको सिंपली बातें कही गई हैं कि सैलरी चाहे ड्यू मतलब ड्यू बेसिस है या रिसिप्ट बेसिस है, विच एवर इज अर्लियर। मतलब अगर ड्यू पहले हो गई है सैलरी तो ड्यू ले लीजिएगा, मतलब उस डेट को ले लीजिएगा टैक्सेबल सैलरी। और अगर आपकी रिसिप्ट यानी आपको मिल पहले गई है एडवांस में तो एडवांस सैलरी पहले टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये बेसिक था। अब मेन चीज़ पे आते हैं, जो नई रिजीम और ओल्ड रिजीम में आपको कन्फ्यूजन आई हुई है ना, उसके लिए अलाउंसेस समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले नंबर पे देखिएगा, आपको एक टेबल दिया है नीचे मैंने, उसमें क्या लिखा है? फुली टैक्सेबल अंडर बोथ रिजीम। तो आपको एक नाम याद रख लेना है, स्विफ्ट डिपोर्ट।
अब इसमें मैंने एस फॉर सर्वेंट आपके सामने फुल फॉर्म साइड पे ही लिखी है। सर्वेंट, वार्डन, एंट्रीम, फिक्स मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन, डियरनेस, एंटरटेनमेंट, प्रोजेक्ट, ओवर टाइम एंड टिफिन। मतलब स्विफ्ट एस फॉर सर्वेंट हो गया, डब्ल्यू फॉर वार्डन हो गया, आई फॉर एंट्रीम अलाउंस हो गया, एफ फॉर फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस है, टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है, डी फॉर डियरनेस अलाउंस है, ई फॉर एंटरटेनमेंट, पी फॉर प्रोजेक्ट, ओ फॉर ओवर टाइम एंड टी फॉर टिफिन या लंच अलाउंस आपको अगर मिल जाता है तो इन सभी केसेस में आपको क्या है, इन सभी केसेस में आपको पूरी की पूरी अमाउंट टैक्सेबल कर देनी है, चाहे वो ओल्ड रिजीम है चाहे वो नई रिजीम है। और इसके अलावा अगर आपको कोई और भी कैश अलाउंस मिल जाता है, जैसे कि प्लानिंग का अलग से अलाउंस मिल गया, मैरिज अलाउंस अलग से मिल गया, तो वो सभी केसेस भी इसी में आ जाएंगे। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल अगर मैंने पार्शियली में किसी का नाम लिया है तो। अब देखो फुली एग्जेम्प्ट, तो फुली, अब दूसरी लाइन आ गई, फुली एग्जेम्प्ट कौन से ऐसे अलाउंसेज है जो फुली एग्जेम्प्ट है, बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगने वाला, जिनके ऊपर अगर मैंने किसी अलाउंस को हाई कोर्ट के जज को दिया है, कोई अलाउंसेज यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किसी उसने अपने किसी एम्प्लॉय को दिए हैं तो वो भी नहीं लिए जाएंगे, और या फिर गवर्नमेंट ने जो अलाउंसेस पे करे हैं वो किसी एम्प्लॉय को आउटसाइड इंडिया पे करे हैं तो वो भी अलाउंसेस टैक्सेबल नहीं माने जाएंगे। ठीक है जी। अब थर्ड नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें पढ़ो पहले तो यहाँ पे ये देखिए, पार्शली एग्जेम्प्ट इन बोथ रिजीम एंड फुली टैक्सेबल अंडर डिफॉल्ट रिजीम। देखो इसके अंदर ना मैंने बहुत ध्यान से कुछ बनाया है, उसको समझ के चलो जाओगे तो आपको कोई भी अलाउंसेस में कन्फ्यूजन नहीं होने वाली। पहला है एचआरए और स्पेशल अलाउंस, फिर मैंने लिखा है कुछ ऐसे अलाउंसेस हैं जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर पे डिपेंड होते हैं, यानी जितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर करोगे, ओल्ड रिजीम कहती थी इन अलाउंसेस को उतना ही एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। से एन एग्जांपल, मैंने आपको 20,000 रुपये दिए, आपने उसमें से 15,000 खर्च कर दिए, 5,000 टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप समझ आ गया। तो पॉइंट ये है कि नीचे मैंने कुछ लिखा है, हाउ एवर सी डी टी कन्वीनियंस अलाउंस, डी फॉर डेली अलाउंस और टी फॉर ट्रैवलिंग अलाउंस, इन तीनों को नई रिजीम के अंदर भी एग्जेम्पशन दी गई है। लेकिन इसके अलावा एचआरए आ जाए या कोई और अलाउंस आ जाए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल एजुकेशन अलाउंस, या फिर इसके अलावा कोई ट्राइबल अलाउंस है, रनिंग अलाउंस है, एवरीथिंग इज टैक्सेबल अंडर, फुली टैक्सेबल अंडर न्यू रिजीम। लेकिन ओल्ड रिजीम में इन सब के लिए एग्जेम्पशन दी जाती थी, लेकिन अब नहीं है। अब सिर्फ ओल्ड और नई के अंदर कौन सा सेम है, CDT यानी कन्वीनियंस अलाउंस मिलता है तो ओल्ड में भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर एग्जेम्प्ट किया जाएगा, हेल्पर अलाउंस को भी किया जाएगा, सॉरी हेल्पर नहीं, कन्वीनियंस को किया जाएगा, डेली अलाउंस को किया जाएगा और ट्रैवलिंग अलाउंस को किया जाएगा। इन तीनों में, ओल्ड और न्यू दोनों में, एक्चुअल एक्सपेंडिचर को एग्जेम्प्ट किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा जितने भी स्पेशल अलाउंसेज थे आपके, जैसे कि यूनिफॉर्म अलाउंस, रिसर्च अलाउंस या चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन हॉस्टल, जिसके बारे में मैंने नीचे बताया है ना, ये सारे के सारे अलाउंस आज फुली टैक्सेबल हो चुके हैं। ठीक है, ये सारे के सारे फुली टैक्सेबल हो चुके हैं। पर सर अगर ओल्ड रिजीम आ गया तो ये कितने एग्जेम्पशन में है? तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अगर आपको मिलता है तो 100 रुपये एक बच्चे का, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एक महीने का 100 रुपये एक बच्चे का, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यानी 200 रुपये 2 बच्चों का एक महीने के लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा, सिंपल। हॉस्टल अलाउंस 2 बच्चों के लिए मैक्सिमम आपको 600 रुपये मिलेगा। कैसे? 300 रुपये एक बच्चे का है एक महीने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चों के लिए एग्जेम्पशन है, तो 300 इंटू 2 यानी 600 रुपये 2 बच्चों का एग्जेम्पशन आपको मिलेगी। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस ओनली हैंडीकैप्ड, ये भी एक ऐसा अलाउंस है जो ओल्ड और न्यू में दोनों सेम रहेगा। अगर हैंडीकैप्ड कोई ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस आपको मिलता है, यानी हैंडीकैप पर्सन को मिलता है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, तो 3200 पर मंथ ओल्ड में भी मिलेगी आपको और नई में भी मिलेगी एग्जेम्पशन आपको। ठीक है। लेकिन इसके अलावा रनिंग अलाउंस, जो कि ओल्ड रिजीम में कितना एग्जेम्प्ट हुआ करता था, 10,000 या फिर 70% ऑफ द अलाउंस विच एवर इज लोअर के बेसिस पे आपका एग्जेम्प्ट होता था। अब वो भी फुली टैक्सेबल हो चुका है। लेकिन अगर ओल्ड आता है तो एग्जेम्पशन देनी है, न्यू आता है तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी आपको। अब ऐसे ही ट्राइबल एरिया अलाउंस ओल्ड रिजीम के अंदर 200 रुपये पर महीना एग्जेम्प्ट होता था, अब न्यू रिजीम में वो भी पूरा टैक्सेबल हो चुका है। इसी के साथ साथ एचआरए भी एक ऐसा अलाउंस है जो पहले फुली एग्जेम्प्ट हुआ, पहले पार्शियल एग्जेम्प्ट हुआ करता था, अब आपका पूरा टैक्सेबल यानी फुली टैक्सेबल माना जाता है। मीन्स अगर नई रिजीम का क्वेश्चन आता है तो आपने इसको पूरा का पूरा टैक्सेबल कर देना है। लेकिन अगर ओल्ड रिजीम आती है तो कुछ एग्जेम्पशन दी जाएगी। क्या दी जाएगी? एक एग्जेम्पशन दी जाएगी। सर वो कौन सी एग्जेम्पशन है? जितनी अमाउंट मिली है या तो वो
मतलब आपने लीस्ट लेना है। कौन से तीनों में, अब ध्यान दीजिएगा, आपने जितनी अमाउंट मिली है वो, या जितना रेंट, दूसरा नंबर है रेंट जितना पे किया गया उसमें से 10% सैलरी माइनस करके जो आंसर आया वो, एंड 40% ऑफ सैलरी या 50% ऑफ सैलरी। 40% सैलरी तब लेना है जब आप मेट्रो सिटी में नहीं रहते हो, और 50% तब लेना है अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो। इन तीनों में, मतलब अगर 40 या 50 तो एक केस हो गया ना, इन तीनों पॉइंटों में जो भी सबसे कम आंसर आएगा उसको HRA के वैल्यू में से माइनस कर दिया जाएगा, और जितना रिमेनिंग बचेगा वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है अब परकेसेट के बारे में जल्दी से देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले परकेसेट इस बार भी बहुत बढ़िया चेंज हुआ है इसमें, क्यों, RFA में आया है। RFA का जो परकेसेट है ना वो इसी बार के लिए बहुत ज़्यादा तंग करने वाला परकेसेट है, बट क्या करें, समझा दूंगा मैं आपको, डोंट वरी। देखिए जी, परकेसेट कहता है कि अगर आपको PY 2023 और 2024 की कैलकुलेशन करनी है, जो कि आपके एग्जाम्स में आएगा ही आपको, ठीक है, इस साल के लिए, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन अगर आप अनफर्निश्ड केस की बात कर रहे हो, तो पहले ना ओल्ड रूल क्या है, अब इसमें ना दो पार्ट आ गए, एक लगेगा ओल्ड रूल, एक लगेगा न्यू रूल। लगाने दोनों ही हैं, ओल्ड प्लस न्यू रूल लगेगा। ओल्ड रूल लगेगा 5 महीनों के लिए, और न्यू रूल लगेगा अगले 7 महीनों के लिए। मतलब अगस्त महीने तक लगेगा आपका ओल्ड रूल, और 7 मंथ के लिए लगेगा आपका न्यू रूल। ठीक है जी। तो इसमें क्या सिस्टम है सर आपका, सिंपल सी बात है, अगर आप ओल्ड रूल की बात करोगे यानी पहले 5 महीनों के लिए, अप्रैल से लेकर अगस्त महीने के एंड तक, अगर आपको किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई मानकर कोई रेंट मिलता है आपको हाउस, तो उसकी जो लाइसेंस फीस है वो टैक्सेबल हो जाएगी, यानी वो परकेसेट वैल्यू मानी जाएगी। ठीक है। उसके बाद अगर आपको जो घर दिया गया है वो किसने दिया है, आपके एम्प्लॉयर ने आपको दिया है, यानी एम्प्लॉयर ने अपना घर आपको दिया है, किसका, अपना, कंपनी ने अपना घर आपको दिया है, तो वहां पे पॉपुलेशन डिपेंडेंट पे आपकी परकेसेट वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। अगर आप उस एरिया में रहते हो जहां की पॉपुलेशन 2001 सेंसस के मुताबिक 10 लाख से कम है, वहां पे 7.5% सैलरी आपकी टैक्सेबल हो जाएगी, मतलब उसको परकेसेट वैल्यू माना जाएगा। 10 लाख से लेकर 25 लाख अगर आपके एरिया की पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे सैलरी का 10% परकेसेट वैल्यू बन जाएगी। और अगर आपकी पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको 15% सैलरी एज अ परकेसेट वैल्यू टैक्सेबल करना पड़ेगा। ये तो था अगर आप अपनी कंपनी में रह रहे हो। लेकिन अगर आपको कंपनी ने खुद का घर दिया था, लेकिन अगर सपोज कंपनी ने भी आपको जो घर दिया है, कंपनी ने पीछे रेंट से लेकर आपको घर दिया है, तो रेंटल हाउस हुआ ना। तो रेंटल हाउस में क्या करना है, उसमें 2 कंडीशन चेक करनी है कि सैलरी का 15% कितना आया, और एक्चुअल रेंट कितना पे किया गया है एक एम्प्लॉय द्वारा। तो कुल मिला के विच एवर इज लोअर, इन सिंपल टर्म अगर बात कर लो, लोअर ऑफ लेना है जितना रेंट है और जितनी सैलरी है 15%, इन दोनों में से जो लोअर ऑफ होगा वो टैक्सेबल बन जाएगा, मीन्स वो परकेसेट वैल्यू बन जाएगी। ये था पहले 5 महीनों के लिए, बट नाउ दिस इज शिफ्टिंग टू 7 मंथ। अब इसके बाद हम आते हैं न्यू रूल पे, कि पहले 5 महीने की कैलकुलेशन करने के बाद अब 7 मंथ के लिए क्या रूल है। अब 7 मंथ में ये बोला गया कि पहला रूल तो बिल्कुल सेम है, लेकिन दूसरे रूल में अगर आपका घर आपको किसी अपने एम्प्लॉयर ने दिया है, खुद का घर, मींस कंपनी ने अपना खुद का घर दिया है, वहां पॉपुलेशन चेंज हो गई और परसेंटेज भी चेंज हो गई है। पॉपुलेशन अब 15 लाख से अगर कम है, तो आपको 7.5 की बजाय 5% करना है 7 मंथ के लिए। मतलब वो था पहले 5 महीनों के लिए वो कैलकुलेशन है, अगले 7 मंथ के लिए ये वाली कैलकुलेशन करनी है आपने, कि 15 लाख से कम की आपकी एरिया की पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे 5% सैलरी लगाई जाएगी। ठीक है जी। अगर 15 से लेकर 40 लाख के बीच में आपकी रेंज आती है पॉपुलेशन की, तो 7.5% सैलरी परकेसेट वैल्यू मानी जाएगी, और सैलरी का 10% क्या माना जाएगा, परकेसेट वैल्यू तब माना जाएगा अगर आपके एरिया की पॉपुलेशन 40 लाख से भी ज़्यादा जा चुकी है। ठीक है जी। तो दिस इज द केस। अगर यही केस अब सपोज करो कंपनी ने कहीं से रेंट पे लेके दिया होता, तो यहाँ पे भी चेंज आ चुका है। यहाँ पे भी सैलरी के 10% को कंपेयर करना है एक्चुअल रेंट के साथ। अगर एक्चुअल रेंट और 10% ऑफ सैलरी विच एवरेज जो लोअर हुआ, वही आपका परकेसेट वैल्यू माना जाएगा, वही आपकी सैलरी इनकम में ऐड किया जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार इसको ज़रूर देख जाइए इस पॉइंट पे। ठीक है जी। अब इसके बाद हमने ना एक पॉइंट यहाँ पे अनफर्निश्ड का तो समझ लिया, लेकिन सर अगर हमें कहीं पे
एक घर जो दिया गया है वो फर्नीचर के साथ दिया गया है, तो जितनी कैलकुलेशन अनफर्निचर के केस में आपने की थी ना, मीन्स जितनी वैल्यू यहाँ पे एक सही कर लेना प्लीज़, यहाँ पे एक एरर है, छोटा सा एरर है, फर्निश्ड प्लस लिखा है ना, अनफर्निश्ड वैल्यू कर लेना वहाँ पे प्लीज़, सॉरी, ठीक है। अनफर्निश्ड मैं वहाँ पे पीडीएफ में सही कर दूंगा, लेकिन अनफर्निश्ड प्लस 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर लेना है, ये ध्यान बता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फर्निश्ड नहीं है, अनफर्निश्ड लेना है। आई होप आपको पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अनफर्निश्ड वैल्यू जो आई है उसमें फर्नीचर की कॉस्ट का 10% ऐड करना है, लेकिन अगर फर्नीचर की कॉस्ट ना दी गई हो तो जितना रेंट पे करके दिया गया था ना उसके फर्नीचर के ऊपर, वो पूरा ही रेंट लेना है, रेंट की 10% मत कर देना, रेंट पूरा ही लेना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सर कुछ और परक्विजिट है छोटे छोटे, उसको जल्दी से देख लेते हैं। जैसे कि अगर लैपटॉप और कंप्यूटर की बात करते हो तो वहाँ परक्विजिट वैल्यू नील हो जाएगी। अगर आप अदर मूवेबल एसेट्स की बात करते हो तो मतलब मूवेबल एसेट, मतलब ध्यान दो, अगर मैं आपको लैपटॉप और कंप्यूटर यूज़ करने के लिए दे रहा हूँ तो वो मेरा पर्क ही नहीं है, वो नॉर्मल सी चीज़ है, उसकी वैल्यू नहीं लिखी जाएगी। मैं आपको मोटर गाड़ी दे रहा हूँ, सॉरी कोई मूवेबल एसेट दे रहा हूँ इस्तेमाल करने के लिए, तो एक्चुअल कॉस्ट का 10% टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है जी। मैं कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ट्रांसफ़र मतलब मैं आपको सेल कर रहा हूँ, तो आपने एक्चुअल कॉस्ट में से उसकी 50% रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस पे डेप्रिसिएशन माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो लिखनी है एज अ परचेज्ड वैल्यू। अगर मैं आपको मोटर गाड़ी बेच रहा हूँ मीन्स ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो एक्चुअल सेल में से, सॉरी एक्चुअल कॉस्ट में से आपने रिटर्न डाउन वैल्यू 20% लेस कर देनी है, ठीक है। और ऐसे ही अदर एसेट के केस में एक्चुअल कॉस्ट में से डेप्रीसिएशन 10% माइनस कर देनी है, फिर जो वैल्यू आएगी वो आपकी परचेज्ड वैल्यू मानी जाएगी, ठीक है जी। अब थोड़े पॉइंट्स देख लीजिएगा कि कैश गिफ्ट फुली टैक्सेबल होने वाला है, लेकिन अगर आपको काइंड में गिफ्ट मिलता है तो 5,000 तक वो क्या है, एग्जेम्प्ट माना जाएगा। ऐसे ही अगर आप डोमेस्टिक सर्वेंट की बात कर रहे हो, मींस डोमेस्टिक सर्वेंट आपको फ्रीली मिलता है आपके एम्प्लॉयर की ओर से, तो वो भी पूरा का पूरी जो वैल्यू है ना वो आपकी परचेज्ड वैल्यू में ऐड हो जाएगी, मतलब उसको पर्क माना जाएगा। अगर गार्डनर आपको दिया जा रहा है तो याद रखिएगा गार्डनर इज नॉट योर पर्क, चाहे कहीं पे भी आ जाए, चाहे कहीं पे भी वर्ड आ जाए, गार्डनर को पर्क नहीं मानेंगे, गार्डनर की सैलरी नहीं ली जाएगी, ठीक है जी। गैस इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो वो भी पर्क है। कोई आपको कंसेशनल लोन मिल रहा है, सपोज मैंने बाहर से 10 लाख का लोन लेना था और वहाँ पे बाहर से मुझे रेट जो मिल रहा है वो 10% लगा के मिल रहा है, लेकिन मेरे एम्प्लॉयर ने कहा ये लो जी मैं तुम्हें 10 लाख दे देता हूँ, लेकिन मुझे एट द रेट 8% इंटरेस्ट चाहिए, तो 2% उसने कम करके दे दिया मुझे इंटरेस्ट, लेकिन वो 2% जो आपको कम करके दिया वो आपके लिए एक परक्विजिट बन गया ना। तो 2% वैल्यू जितनी भी आएगी, जो भी इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी, अगर वो 20,000 से कम या 20,000 तक है तो वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर 20,000 से ज़्यादा चली जाती है तो वो भी पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है जी। ऐसे ही अब आपको मोटर कार पर्क के बारे में बताते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, मेरी 2 बातें सुन लो, बस 2 बातें पढ़ लेना बाद में, 2 बातें सुन लीजिए। अगर एक एम्प्लॉयर की गाड़ी है, एम्प्लॉयर ही उसके खर्चे कर रहा है और दोनों पर्पस के लिए यूज़ हो रही है, ऑफिस के लिए भी और पर्सनल कामों के लिए भी, तो वहाँ पे आपको अगर तो कार का लीटर 1.6 लीटर से कम है, मीन्स छोटी गाड़ी है, तो 1800 पर मंथ टैक्सेबल कर दी जाएगी, और अगर ड्राइवर है साथ में तो 900 ऐड करके मल्टीप्लाई बाय 12 करके आपको क्या कर दिया जाएगा, टैक्सेबल कर दी जाएगी। लेकिन अगर गाड़ी 1.6 लीटर से ज़्यादा है, मीन्स बड़ी गाड़ी आपको दी जा रही है, तो 2400 पर मंथ आपको टैक्सेबल कर दिया जाएगा, इंक्लूडिंग अगर ड्राइवर है तो 900 ऐड हो जाएगा साथ में, वो भी पर मंथ ऐड होगा। तो कुल मिला के ये केस था, एम्प्लॉयर ने अपने गाड़ी दी है, एम्प्लॉयर ने ही खर्चे करे हैं और दोनों केसेस के लिए करे हैं, ठीक है। लेकिन अब इसके अलावा सेकंड केस बस इतना सा समझ लो कि एम्प्लॉयर की गाड़ी है, एम्प्लॉयर ने ही उसको कहा है, मतलब एम्प्लॉयर ने ही सारे खर्चे करके दिए हैं, पर वो पर्सनली यूज़ की गई है, ऑफिस के लिए नहीं। तो उसमें आखिरी केस याद रखिएगा कि जितने खर्चे उसने दिए होंगे ना, खर्चे जितने दिए होंगे वो लेना है, और कॉस्ट लेनी है 10%, मतलब जितनी गाड़ी की कॉस्ट होगी ना वो आपको क्वेश्चन में दी गई होगी, उसका 10% लेना है, तब आपको मोटर गाड़ी वाला पर्क हो जाएगा, ठीक है जी। आई होप ये 2 चीज़ें अच्छे से समझ आ गई जो मैंने बताई, बाकी तो रीड आउट है, प्रैक्टिकल पोर्शन से ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर एक एम्प्लॉयर ने आपको ऑफिस में कोई मील प्रोवाइड करा है तो भाई साहब वो आपके लिए पर्क माना जाएगा, लेकिन 50 रुपीज़ तक पर मील आपका, 50 रुपीज़ तक पर मील आपका एग्जेम्प्ट माना जाएगा, ठीक
ठीक है, मतलब 50 रुपीज़ माइनस करके जो बाकी बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा आपके लिए। ऐसे ही टी और स्नैक्स अगर आपको वर्किंग आवर में मैं दे रहा हूँ एज एन एम्प्लॉयर, तो वो तो नहीं भाई साहब, वो तो चलता रहता है, वो तो नहीं है पर्क मेरा, ठीक है। ऐसे ही LTC यानी लीव ट्रैवल कंसेशन अगर आपको मिल रही है ना, तो ओल्ड रिजीम में ये क्या हुआ करती थी, कहीं ना कहीं आपको 2 जर्नी माफ़ कर दी जाती थी, मीन्स 2 जर्नी की एग्जाम्पशन होती थी विद इन अ 4 ब्लॉक पीरियड। लेकिन अब ना ऐसा नहीं है, अब पूरा का पूरा ही क्या होने वाला है, टैक्सेबल होने वाला है, ठीक है जी। इसके बाद आते हैं क्लब एक्सपेंडिचर। क्लब एक्सपेंडिचर भी जितना करोगे अगर उतना ही बियर करके दिया है आपके एम्प्लॉयर ने, तो पूरा का पूरा आपके लिए पर्क माना जाएगा, पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाएगी चीज़ आपके लिए, ठीक है जी। ऐसे ही अब थोड़ा सा ध्यान देके करिएगा, कुछ एग्जेम्प्टेड परक हैं जिसको आपने समझना है कि अगर एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को कुछ सामान गुड्स बेचे हैं तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, वो नहीं आएगा, उसको पर्क नहीं माना जाएगा। कोई एक्सीडेंटल प्रीमियम पे करके दिया है एम्प्लॉय के नाम पर, भाई साहब वो भी एक एम्प्लॉय के लिए पर्क नहीं माना जाएगा। कोई रिफ्रेशमेंट की फैसिलिटी उसको प्रोवाइड करी है अपने एम्प्लॉय को, तो वो भी एक एम्प्लॉय के लिए पर्क सेट नहीं माना जाएगा। कोई रिक्रिएशनमेंट वाली कोई चीज़ उसको करके दी है उसके एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, वो भी इसमें पर्क नहीं माना जाएगा। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन या टेलीफोन की फैसिलिटी उसके घर में या ऑफिस में उसको प्रोवाइड करके दी है, तो वो भी चीज़ उसकी पर्क सेट नहीं मानी जाएगी। अगर ये नाम आपको आते हैं तो ये वाले पर्क एग्जेम्प्ट माने गए हैं। आई होप समझ आ चुका है आपको, ठीक है जी। अब इसके अलावा आती है कुछ डिडक्शन सैलरी के अंदर, जिसको समझना है आपने। नई रिजीम और ओल्ड रिजीम का ध्यान रखिएगा, मैं बता देता हूँ, ठीक है जी। आपको 50,000 तक फ्लैट डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड है या नहीं है रिजीम, वो दोनों में मिल जाएगा। ओल्ड रिजीम हो या नई रिजीम हो, दोनों में मिल जाएगी। लेकिन एंटरटेनमेंट अलाउंस सिर्फ ओल्ड रिजीम में मिलेगा आपको, और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा। नई रिजीम में एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन आपको नहीं दी जाएगी, और अगर मिलती भी थी ओल्ड रिजीम में तो कितनी मिलती थी, विच एवर इज लोअर मिलता था। किसका, जितना एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है या तो वो, या फिर बेसिक सैलरी का 1/5 आपने करना था, और या फिर 5,000 पूरे साल का, विच एवर इज लोअर आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन दे दी जाती थी ओल्ड रिजीम में, और वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, और किसी को नहीं मिलती थी। और ऐसे ही प्रोफेशनल टैक्स भी जो थी ना हमारी डिडक्शन, ये अगर एम्प्लॉयर पे करे या एम्प्लॉई पे करे, सिर्फ ओल्ड रिजीम में एग्जाम्पशन दी जाती थी। नई रिजीम में ये भी एग्जाम्पशन नहीं है, नई रिजीम में सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन की एग्जाम्पशन दी जाएगी। आई होप ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है जी। अब हम रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे शिफ्ट हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आपके सामने आता है लीव सैलरी का कंसेप्ट। तो लीव सैलरी अगर तो आप यानी लीव जो आपने नहीं ली है उसको आप एम्प्लॉयमेंट के दौरान ले रहे हो उसके पैसे, तो भाई साहब एम्प्लॉयमेंट के दौरान अगर रिटायरमेंट का पैसा ले रहे हो तो सरकार छोड़ेगी तो नहीं ना आपको, तो इसलिए वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई आप ले रहे हो तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। या फिर अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं हो, सपोज नहीं हो, तो वहाँ पे जितनी लीव सैलरी आपको मिली है वो नंबर 1, ठीक है, या फिर 25 लाख रुपए, या फिर एवरेज सैलरी जो 10 मंथ की होगी उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जितनी लीव्स आपने अर्न की होगी उसको एवरेज मंथ सैलरी से मल्टीप्लाई करना है। यानी ये चारों कैलकुलेशन करने के बाद, मैंने इसकी वीडियो डाली हुई है, अगर देखने की जरूरत पड़ गई ना वो देख लेना, ठीक है। तो मेनली ये 4 चीज़ें करने के बाद अगर विच एवरेज लोअर जो भी होगा ना उतना वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यानी लीव सैलरी में से उतना एग्जेम्पशन माइनस कर दिया जाएगा, और जो रिमेनिंग बचेगा वो टैक्सेबल माना जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद आते हैं पेंशन के केस में, कि सर अगर पेंशन है सपोज अनकम्यूटेड है, अनकम्यूटेड मीन्स मैंने आपको एक साथ मतलब मैंने आपको मतलब अनकम्यूटेड मीन्स लमसम में नहीं दी है, थोड़ी थोड़ी करके दी है। तो जब थोड़ी थोड़ी करके आपको मिलती है ना, तो वो सर्विस के दौरान दी जा रही होती है आपको, तो इस वजह से वो हमेशा टैक्सेबल है। सरकार कहती है कम्यूटेड ले लो, वो टैक्सेबल नहीं होगी, उसमें एग्जेम्पशन दे देंगे हम आपको। तो कम्यूटेड के केस में अगर तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, ठीक है, तो वो टैक्सेबल नहीं है नंबर 1। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो तो भाई साहब ग्रेच्युटी मिल रही है तो टोटल पेंशन का 1/3 क्या हो जाएगा, माफ हो जाएगा, मींस एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और अगर ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है तो 1/3, और अगर नहीं मिल रही है तो टोटल पेंशन का 1/2 लेस हो जाएगा, मींस आपकी सैलरी मींस उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आई होप क्लियर है ये चीज़। अब ग्रेच्युटी का जल्दी से देख लीजिएगा, ग्रेच्युटी में भी क्या है सर, ग्रेच्युटी में अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो पूरा एग्जाम्प्ट है, लेकिन अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो क्या आप पोगा में आते हो कि नहीं आते हो। अगर पोगा में आते हो तो जितनी ग्रेच्युटी मिली है 20 लाख रुपये, या फिर जितना समय आपने बिताया है उसको मल्टीप्लाई करना है 15 दिन की सैलरी के साथ, और जो 15 दिन की सैलरी लेनी है उसमें टोटल डेज कितने लेने हैं 26 के हिसाब से मैंने आपको बताया हुआ है।
तो नॉर्मली ये था पोगा का केस, जिसमें तीनों में से जो लोअर आएगा वो आपकी ग्रेच्युटी में से लेस करके बाकी का टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप पोगा में नहीं आते हो ना, तो वहाँ पे जितनी ग्रेच्युटी मिली है वो लेनी है, 20 लाख रुपए लेने हैं। और थर्ड पॉइंट में बस चेंज आ जाएगा कि एवरेज मंथ सैलरी जो आपकी 10 मंथ की थी ना, उसको हाफ करना है, और फिर इन तीनों का जो सबसे कम आंसर आएगा ना, वो आपकी ग्रेच्युटी की टोटल वैल्यू में से माइनस हो जाएगा, और बाकी रिमेनिंग आंसर आपका फुली टैक्सेबल, मतलब वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा, मीन्स सैलरी के इनकम में ऐड हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसकी वीडियो देख लीजिएगा, वो ज़्यादा क्लैरिटी आपको दे देगा अगर आपने रिटायरमेंट बेनिफिट्स देखने हैं तो। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो है वो आपका सैलरी में क्या है कि अगर आपको क्वेश्चन में लाइन आती है कि एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय के लिए रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड यानी आरपीएफ में या पीएफ में, ये दोनों वर्ड अगर आपको क्लियरली नज़र आते हैं, तो इन दोनों वर्ड के लिए आपको कंट्रीब्यूट करके दिया है, तो जितना भी कंट्रीब्यूट करा होगा सैलरी का, उसका 12% कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन 12% सैलरी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और वहीं पे अगर सपोज वो कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है, लेकिन किसका होगा, सुन लो, एम्प्लॉयर का। अगर एम्प्लॉय ने खुद अपने लिए कॉन्ट्रीब्यूशन करा है ना, तो वो नहीं आएगा बीच में, लेकिन सपोज इंटरेस्ट मिल रहा है। अब एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूट तो करके दिया ना हमने, तो उसको इंटरेस्ट तो मिल ही रहा होगा हर साल में। तो जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना, चाहे वो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की वजह से मिल रहा हो, चाहे एम्प्लॉय के अपने कंट्रीब्यूशन की वजह से मिल रहा हो, दोनों ही केसेस में इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट कितना टैक्सेबल है और कितना एग्जेम्प्ट होगा, जैसे कंट्रीब्यूशन जो करेंगे हम उसका 12% एग्जेम्प्ट है, और इंटरेस्ट के केस में सैलरी का 9.5% एग्जेम्प्ट हो जाएगा। चाहे वो एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर की वजह से मिल रहा हो, या फिर एम्प्लॉय ने खुद कंट्रीब्यूट करके उसको इंटरेस्ट मिल रहा हो, आएगा दोनों केसेस में। आई होप समझ आ गया। तो दिस इज ऑल अबाउट सैलरी चैप्टर। आई होप आपको इसकी रिवीजन अच्छे से हो गई होगी। चलिए अब जल्दी से शिफ्ट होते हैं हाउस प्रॉपर्टी के पॉइंट के ऊपर। चलिए जी, तो अब देखिए हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट रह गया, ये ना क्लिक आउट कर लीजिएगा और जल्दी से याद रख लीजिएगा कि अगर मैं HRA नंबर 1 HRA की ओल्ड रिजीम, नंबर 2 अगर मैं प्रोविडेंट फंड की बात कर रहा हूँ ना, तो इन दोनों केसेस में जो मैंने सैलरी बोला है ना, RFA की बात नहीं करी मैंने, अभी मैंने रेंट फ्री अकोमोडेशन की बात नहीं करी है, पर्क की बात नहीं करी है, सिर्फ एक HRA का अलाउंस और एक प्रोविडेंट फंड। इन दोनों केसेस में जो सैलरी लेनी है ना आपने, वो लेनी है बेसिक सैलरी लेनी है, DNS अलाउंस जो कि रिटायरमेंट के लिए हुआ होगा सिर्फ वही लेना है, और नंबर 3 कमीशन जो सेल के ऊपर बेस्ड है ना, वो लेनी है। आई होप समझ आ गया आपको। अब दूसरी तरफ है RFA यानी रिकॉग्नाइज जो आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन था, RFA पर्क, याद है ना, उसमें भी सैलरी आई थी। तो उसमें क्या लेना है, उसमें आपने अपना बेसिक सैलरी लेनी है, DNS अलाउंस रिटायरमेंट पर्पस के लिए वाला ही लेना है, और कमीशन परसेंटेज वाला नहीं लेना, मींस कमीशन सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट वाला नहीं लेना। कमीशन कोई भी चलेगा, अब कोई भी कमीशन ऐड कर दीजिएगा, बोनस भी कोई ऐड कर दीजिएगा, कोई फीस या कोई ऐसी मॉनिटरी आइटम है वो भी ऐड कर दीजिएगा, और वेरी इंपॉर्टेंटली टैक्सेबल अलाउंसेज भी ऐड हो जाएंगे एक्सेप्ट HRA। ठीक है जी, तो दिस इज ऑल अबाउट दैट। आई होप ये सैलरी का मीनिंग भी क्लियर हो गए। अब हम शिफ्ट हो रहे हैं हमारे हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर के ऊपर। देखिए ज़रा, अब हाउस प्रॉपर्टी जब अपनी कैलकुलेशन करनी है तो एक छोटी सी चीज़ है, आपको फॉर्मेट अच्छे से पहले समझना है कि सर हमने हाउस प्रॉपर्टी सिंपल बात की जाए तो कैसे कैलकुलेट होती है। सबसे पहले GAV निकालना पड़ेगा। GAV में से हमने म्यूनसिपल टैक्सेस को लेस कर दिया, लेकिन म्यूनसिपल टैक्सेस कौन से वाले, जो ऑनर ने पे करे हैं, और दूसरी चीज़ जो ऑनर ने पिछले साल में पे करे हैं, और जितने टोटल पे करे हैं, मींस 3 चीज़ें बोली, जितने पे हुए हैं सिर्फ उतने लेने हैं, यानी जो ड्यू है ना या जो एक्रू है वो नहीं लेने आपने, नंबर 1। नंबर 2 ऑनर द्वारा ही पे हुए होने चाहिए। नंबर 3 टेनेंट नहीं होना चाहिए, मतलब टेनेंट द्वारा नहीं पे हुए होने चाहिए। ठीक है, और म्यूनसिपल टैक्सेस के अलावा कोई और खर्चा, रिपेयर, इंश्योरेंस इसमें से लेस नहीं किया जाएगा। पहले बता दूं, उसमें बहुत सारे खर्चे दिए होते हैं क्वेश्चंस के अंदर, किसी को भी लेस मत करने लग जाना एक्सेप्ट म्यूनसिपल टैक्सेस। ठीक है जी, अगर म्यूनसिपल टैक्सेस की बजाय वर्ड प्रॉपर्टी टैक्स भी आ गया ना तो भी याद रखना, वो भी वही होता है, प्रिंसिपल टैक्स ही होता है। ठीक है, तो लेस करने के बाद आपको नेट एनुअल वैल्यू मिल गई, और उसमें से आपने डिडक्शन लेस कर दी अंडर सेक्शन 24। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको कितनी मिलती है, 30% मिलती है, और उसके बीच में आपने एक घर को बनाने के लिए और ख़रीदने के लिए कोई लोन लिया होगा, उसका इंटरेस्ट अगर आप पे कर रहे थे तो पिछले साल में जितना इंटरेस्ट पे किया होगा वो भी बीच में से लेस हो जाएगा।
तो उसके बाद आपको मिल जाएगी टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी इनकम। तो ये मीनिंग आ गया, क्लियर हो गया। अब इसके जल्दी से प्रोविजन देखते हैं। अब देखिए हाउस प्रॉपर्टी के प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या है, अब फॉर्मेट के अकॉर्डिंग देखिएगा, सबसे पहले क्या निकालना है, जीएबी ना। तो जीएबी कैसे निकलता था सर, सबसे पहले फेयर रेंटल वैल्यू और म्यूनसिपल वैल्यू में चेक कर लेना है कौन सा हाई है। जब हाई पता चल गया तो जो हाई वाला आंसर आया है उसको स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करके चेक करना है कि लोअर कौन सा है, और फिर जो लोअर वाला आंसर आएगा ना उसको हम एस्टिमेटेड रेंट बोलते हैं। यानी सेकंड स्टेप में जो आंसर आता है उसको एस्टिमेटेड रेंट बोला, और एस्टिमेटेड रेंट को हमने फिर एक्चुअल रेंट के साथ जब कंपेयर करना है, यानी जो मुझे एक्चुअल रेंट मिला है जब मैं उसके साथ कंपेयर करूंगा तो ईआर और एआर दोनों में से जो भी हायर होगा ना वो मेरा जीएबी माना जाएगा। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई। अब नीचे मैंने एक पॉइंट लिख के दिया है कि सपोज आपने खुद, मतलब सपोज यहाँ पे सब लेट का केस आता है। सब लेट का मतलब है आपने ही कहीं से रेंट पे कोई घर लिया और वो रेंटल हाउस किसी और को रेंट पे रहने के लिए दे दिया। अरे भाई आपने कहीं से लिया है, आपका खुद का घर नहीं है और किसी और पर्सन को रेंट पे रहने के लिए दे रहे हो, तो आप सब लेट कर रहे हो उस चीज़ को। तो सब लेट हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आता, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाता है। ठीक है जी। अब इसमें कुछ केसेस थे जीएवी निकालने के, उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। सपोज आपके पास विद वैकेंसी वाला क्या आता है, वैकेंसी मीन्स आपने अपना घर, मतलब जिसको दिया था ना, यानी जो पर्सन वहाँ पे रेंट, जो टेनेंट वहाँ पे रह रहा था उसने 2-3 महीने बीच में रहा नहीं, वो घर वहाँ पे खाली हो गया। तो वहाँ पे क्या केसेस बनेंगे, तो अगर सपोज करो, आपको ध्यान दीजिएगा, 2 केसेस मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले केस में तो आपने नॉर्मली क्या करना है, नॉर्मली क्या करना है, आपने ध्यान रखना है कि जो एस्टिमेटेड, जो एक्चुअल रेंट है ना आपका, वो एस्टिमेटेड रेंट से ज़्यादा ही होना चाहिए और उसमें जो जीएबी है वो एक्चुअल रेंट ही माना जाएगा। लेकिन ऐसा केस आता है जब देखो अगर कोई कारण, मतलब जो वैकेंसी का कारण है वो ओइंग टू वैकेंसी है। ओइंग टू वैकेंसी मीन्स सपोज वहाँ पे मैं चाहता तो था मेरे घर में कोई रहे, पर मेरा घर टेनेंट मिला ही नहीं मुझे, मतलब टेनेंट जो चला गया ना एक बार, तो मेरा घर जो खाली हुआ ना वो इसलिए रहा खाली, मैं देना तो चाहता था रेंट पे, पर मुझे लेने को कोई रेडी नहीं था वहाँ पे, मतलब कोई ले ही नहीं रहा था, कोई रह ही नहीं रहा था, तो इसलिए ओइंग टू वैकेंसी है। और नॉट ओइंग टू वैकेंसी का मतलब है कि जो पर्सन वहाँ रह रहा था ना उसने घर इसलिए छोड़ा क्योंकि मैंने उस घर को अडॉप्ट करना था, यानी सेल्फ रखना था, या फिर मैंने उसको किसी वजह से निकाल दिया। तो वहाँ पे मेरी मर्ज़ी से वो गया है या खुद की मर्ज़ी से गया है, तो घर इसलिए खाली हुआ है क्योंकि मैं चाहता था, तो वो नॉट ओइंग टू वैकेंसी है। तो अगर वैकेंसी वाला केस है तो वहाँ ना आपका एक्चुअल रेंट ही जीएवी रहेगा, आपने कोई कंपैरिजन नहीं करना। अगर कंपैरिजन कर भी लोगे और एक्चुअल रेंट कम आता भी है, यानी एक्चुअल रेंट और ईआर दोनों को कंपेयर करने पर आपका एक्चुअल रेंट कम आता भी है, तो भी एक्चुअल रेंट लेना है क्योंकि वो ओइंग टू वैकेंसी वाला केस होगा। लेकिन अगर वैकेंसी नहीं गिवन, अगर वैकेंसी मतलब अगर नॉट ओइंग टू वैकेंसी वाला केस है, तो वहाँ पे आपने रेगुलर बेसिस पे जैसे एआर और ईआर को कंपेयर करते हो और विच एवर इज हायर होता है ना, तो वही लेना है आपने, तो वही लेना है आपने। आई होप समझ आ गया। एक केस आता है कि सर अगर लेट आउट है पार्ट ईयर के लिए और एसओपी है पार्ट पीरियड, बाकी पार्ट ईयर, मतलब मैंने साल में घर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, मतलब कुछ पीरियड के लिए मैंने लेट आउट रखा है और कुछ पीरियड के लिए मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड रखा है। तो उस केस में क्या होगा ये देख लीजिएगा नीचे, ए आर ओनली फॉर द लेट आउट पीरियड। जितने पीरियड के लिए आपने लेट आउट करके रखा था घर को उतने पीरियड के लिए ए आर ले लिया जाएगा, और जितने पीरियड के लिए, मतलब सपोज आपने सेल्फ रखा था उतने पीरियड की सेल्फ कैलकुलेशन हो जाएगी, और लेट जो आपने कैलकुलेशन करनी है उसमें भी जीएबी क्या होगा, ई आर और ए आर होगा। मतलब नो डाउट अब इसमें ये मत समझना कि शायद जो म्यूनसिपल वैल्यू है या फिर बाकी चीज़ें हैं वो आपने उतने पीरियड की लेनी है जितने पीरियड की बोला है। अरे नहीं, एस्टिमेटेड रेंट पूरे पीरियड का लेना है, एस्टिमेटेड रेंट पूरे पीरियड का ही लेना है, मीन्स एमवी एफआर सब कुछ पूरे पीरियड का ही लेना है। लेकिन जो एआर है वो जितने पीरियड का होगा वो तो उतने ही का लेना है, राइट। अब आते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं करना आपने, सब कुछ निल रहता है सिर्फ इंटरेस्ट को छोड़कर, यानी जीएबी भी निल होता है, टैक्सेस भी नहीं लगते हैं, एनएवी भी निल होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं मिलती आपको। देखो ना ज़रा, जीएबी अगर जीरो आएगा तो म्यूनसिपल टैक्सेस की डिडक्शन नहीं मिलती, वो भी जीरो हो गया। दोनों जीरो हैं तो एनएवी जीरो है, एनएवी जीरो है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने का सवाल ही नहीं है, तो बचा सिर्फ इंटरेस्ट, उसके बारे में अभी पढ़ेंगे।
ठीक है जी, तो इतना समझ आ गया ना आपको। अब ध्यान दीजिएगा कि कुछ डिडक्शंस आपको मिलती हैं जो मैंने अभी अभी बताई। एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो आपको मिलेगी, जो कि NAV का 30% होती है, दोनों रिजीम में मिलेगी। लेकिन जो अगली डिडक्शन है ना, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ये ओल्ड रिजीम में तो मिलती है, लेकिन न्यू रिजीम में ये डिडक्शन अलाउड नहीं है। और ये किस केस में अलाउड नहीं है? सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में अलाउड नहीं है। ये भी सुन लो, लेट आउट वाले केस के अंदर दोनों अलाउड है। मतलब लेट आउट के केस के अंदर इंटरेस्ट ऑन जो लोन है ना आपका, या इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है, ये दोनों केसेस में अलाउड है, लेट आउट में भी, सेल्फ में भी। लेकिन जब लेट आउट में दोनों केसेस मीन्स लेट आउट के केस में ओल्ड रिजीम में भी है, न्यू में भी है, लेकिन सेल्फ वाले केस में ओल्ड में तो है लेकिन न्यू में नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुन लो, लेट आउट में चाहे ओल्ड केस आ जाए चाहे न्यू केस आ जाए, इंटरेस्ट लेना ही लेना है। सेल्फ वाले केस में ओल्ड में तो लेना है आपने इंटरेस्ट, लेकिन न्यू रिजीम के अंदर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की ही नहीं जाएगी। तो न्यू रिजीम के अंदर पूरा का पूरा फॉर्मेट जीरो रहेगा, यानी आप सिर्फ नोट लिख कर आओगे कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं होती किसके अंदर, जब हमारे पास न्यू रिजीम का क्वेश्चन आता है। लेकिन जब ओल्ड रिजीम का क्वेश्चन आता है ना, तो वहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट भी करना पड़ेगा, या फिर लेट आउट का केस आता है तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट दो तरीके का होता है, एक पिछले साल का इंटरेस्ट और एक इंटरेस्ट होता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। तो दोनों को ऐड करके जो आंसर आएगा ना वो लेना होता है। अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, मैंने बहुत सिंपल से पॉइंट्स यहाँ बताए हुए हैं। जितनी बोरो डेट है, मतलब लोन जब लिया वो ले लेना, उसके बाद सेकंड स्टेप में कंप्लीशन डेट बता देना, बी कितना है, फिर ए और सी। अब ए और सी का मतलब क्या समझते हो? अब ध्यान दीजिएगा, सी कैसे निकालना है। सी कैसे निकालना है, जिस साल में भी या जिस डेट को भी या जिस साल में भी आपकी क्या हुई है, हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है, उससे पिछली फाइनेंशियल ईयर की डेट कौन सी थी। अगर डेट है तो 31 मार्च, जब भी पूरा हुआ होगा उस साल को लिख लेना, मतलब जिस साल में पूरा हुआ है उससे पहले साल कौन सा निकला है वो लिख देना। या फिर अगर सपोज जैसे 21-22 में घर कंप्लीट हुआ तो 20-21 क्या हो जाएगा आपका, फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा, राइट। तो 1 और 3 के बीच में जो डिफरेंस आता है, मीन्स जितने पीरियड का डिफरेंस आता है 1 और 3 के बीच में, मतलब जितने साल बनते हैं या जितने भी मंथ बनते हैं उनको ले लेना है और फिर क्या करना है, कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला। अगर तो लोन अमाउंट दी है तो फॉर्मूले बेसिस पे हो जाएगा, लेकिन सपोज अगर लोन अमाउंट नहीं दी है तो इंटरेस्ट दिया है ना, तो जितने पीरियड भी उन्होंने बोले हैं, मतलब जितना पीरियड भी आपका डिफरेंस में आंसर आया था, ठीक है, जितना पीरियड का भी आंसर आपका फोर्थ स्टेप में आया था ना, 2 साल आए, 3 साल आए या कुछ मंथ आ गए, तो मंथली बेसिस पे जो आपका आंसर आया है ना, उतने मंथ के लिए ही आपने अपना इंटरेस्ट लेना है। यानी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कितने पीरियड का होना चाहिए, उतने ही मंथ का होना चाहिए जितने मंथ का उन्होंने ऊपर निकल के आया है। 18 है तो 18 मंथ लेना है। लेकिन याद रखना कि सपोज मुझे जितना भी लोन दिया है ना, उसके ऊपर रेट लगाने के बाद जो पीरियड लेना है ना आपने, मैंने बोला 18 मंथ है ना, तो 18 लेते हुए डिवाइड बाई 12 करना मत भूलना, क्योंकि अलाउड हमें जो है ना वो सिर्फ 1 ईयर की डिडक्शन एक साथ लेने के अलाउड है। तो इसलिए डिवाइड बाई 12 तो करना ही है आपने। 18 मंथ डिवाइड बाई 12, या फिर जब ईयर आएगा फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन सिंपल टर्म मेरे कहने का मतलब बस इतना सही है कि जो वैल्यू आएगी एट द एंड में उसका क्या करना है, 1/5 कर देना है। तो कुल मिला के A B C, और C कैसे निकलेगा, जो B में आंसर आया उससे पिछली फाइनेंशियल ईयर की डेट या फाइनेंशियल ईयर कौन सा था वो लिख लिया। फिर A और C में से जो डिफरेंस आएगा, मीन्स जो आपका पीरियड बनकर आएगा वो ले लेना है। अगर मंथली डिफरेंस आया तो डिवाइड बाई 12 जरूर करना है पीरियड के समय में। लेकिन 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 अगर ईयरली आता है तो सिंपल ईयर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। और जो भी आंसर आएगा 5th स्टेप के अंदर, उसको 6th स्टेप में क्या करना है, डिवाइड बाई 5 करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार कहती है हम आपको सिर्फ 1/5 हिस्सा ही अलाउ करेंगे। ठीक है जी। अब इसके साथ साथ सेल्फ ऑक्यूपाइड में एक रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि जब भी केस आ जाए आपने याद रखना है, जब भी केस आ जाए याद रखना है कि अगर आपको 1 अप्रैल 1999 के बाद वाला सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस दिया हुआ है तो उसमें रिपेयर और रिन्यूअल और रेनोवेशन के पर्पस के लिए 30,000 की मैक्सिमम इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। मींस जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो ना, उसकी वैल्यू 30,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती, उसकी वैल्यू 30,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती। मतलब सपोज आपका इंटरेस्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड में कितना बना, 50,000, अरे भाई 30,000 से ज़्यादा रिपेयर का इंटरेस्ट आप नहीं ले सकते। लेकिन अगर वहीं पे वो 50,000 जो इंटरेस्ट बन रहा है वो
हाउस कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए था या परचेज पर्पस के लिए लोन लिया था, फिर वो अलाउड है क्योंकि वहाँ की मैक्सिमम वैल्यू है 2 लाख रुपए। तो कुल मिला के अगर कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए लोन ले रहे हो और उसका इंटरेस्ट 2 लाख तक है तो चलेगा, लेकिन अगर रिपेयर के लिए तो 30,000 तक चलेगा, और दोनों का कुल मिला के भी मैक्सिमम 2 लाख तक चलेगा, यानी दोनों का टोटल भी 2 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर। आई होप समझ आ गया आपको। तो यहाँ तक हमारा हो चुका है, और न्यू रिजीम का जो रूल है वो मैं लिख ही चुका हूँ कि बोरोड कैपिटल यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन ही नहीं करनी है न्यू रिजीम के केस के अंदर। आई होप ये क्लियर है। अब हमारा टॉपिक शिफ्ट हो गया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंसीडर टू बी द कैपिटल गेन। चलिए, तो कैपिटल गेन का कंसेप्ट समझते हैं। कैपिटल एसेट क्या है सर? तीन चीज़ें हैं। कोई भी प्रॉपर्टी, कोई मूवेबल या इमूवेबल चीज़ है, या कोई बिजनेस से कनेक्टेड है या नहीं है, वो सारी चीज़ें क्या है? मेरी कैपिटल एसेट है। इन सिंपल टर्म, कोई सिक्योरिटी है वो भी मेरी एसेट है। कोई यूलिप है जो 1 फरवरी 2021 के बाद है, वो भी मेरी कैपिटल एसेट है। पर इसके अलावा सरकार ने कहा कि ना, स्टॉक इन ट्रेड हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, कोई मूवेबल एसेट हो गई, कोई रूरल एग्रीकल्चर लैंड हो गई, या कोई गोल्ड डिपॉजिट हो गए, इनको नहीं मानेंगे हम, इनको कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। पर एक चीज़ और क्लियर करी सरकार ने कि जो मैंने यहाँ बोला ना कि मूवेबल एसेट्स को नहीं मानेंगे, यानी पर्सनल इफेक्ट को नहीं मानेंगे। अरे भाई, पर्सनल इफेक्ट का मतलब होता है जो मैंने मूवेबल एसेट अपने पर्सनल काम के लिए यूज़ करी है ना, वो तो मेरी कैपिटल एसेट नहीं होने वाली। पर उनमें भी सरकार ने कुछ आपको एक्सेप्शन दी हैं कि इनको फिर भी कैपिटल एसेट माना जाएगा। जैसे ज्वेलरी है, वो एक मूवेबल एसेट है, आप उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए ही चाहे इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन जब भी बेचोगे उसका कैपिटल गेन आएगा, मीन्स उसको कैपिटल एसेट माना जाएगा। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, ये सब चीज़ें जो आर्ट वाली चीज़ें हैं ना, इनको सरकार ने क्या बोला है? कैपिटल एसेट बोला है, चाहे ये पर्सनल इस्तेमाल के लिए ही क्यों ना हो रही हो। जब बेचोगे तो कैपिटल गेन भी होगा, कैपिटल एसेट भी माना जाएगा। इसके बाद बोला गया है कि कैपिटल एसेट होते कितनी तरह की है? सर 2 तरह की होती हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। जनरल सेंस में ये बोला गया है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट वही है जो 36 मंथ जिसका पीरियड है या उससे कम है। कोई भी कैपिटल एसेट जिसको 36 मंथ या उससे कम हुए हैं वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। और अगर किसी भी कैपिटल एसेट को आपको होल्ड किए हुए, होल्ड मतलब आपके पास रखे हुए 36 मंथ से ज़्यादा हो चुके हैं, तो वो वाली कैपिटल एसेट आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मानी जाएगी। लेकिन फिर भी सरकार ने कुछ एक्सेप्शंस बताई हुई हैं कि जब भी हम लिस्टेड सिक्योरिटी की बात करेंगे या अनलिस्टेड इक्विटी, मैंने अभी बोला लिस्टेड सिक्योरिटी की बात करेंगे, या फिर जीरो कूपन बॉन्ड्स की बात करेंगे, या लिस्टेड म्यूचुअल फंड की बात करेंगे, तो वहाँ पे आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जो है ना, उसका टाइम पीरियड 36 मंथ नहीं बल्कि सिर्फ 12 महीने माना जाएगा। मतलब 1 साल के अंदर अंदर वो लॉन्ग टर्म बन जाएंगी। वैसे नॉर्मल कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म कब बनती है? 36 मंथ के बाद। लेकिन जब लिस्टेड शेयर्स की बात करेंगे, लिस्टेड म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे, या फिर हम जीरो कूपन बॉन्ड की बात करेंगे, तो वो 12 महीने के बाद यानी 1 साल के बाद ही लॉन्ग टर्म बन जाया करेंगी। और इसी तरीके से कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको 2 साल बाद ही लॉन्ग टर्म बना दिया जाएगा। उसके लिए भी 36 मंथ की वेट नहीं करनी है आपको। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? अनलिस्टेड शेयर्स या लैंड एंड बिल्डिंग। इन दोनों के लिए 2 साल अगर पूरे हो चुके हैं तो फिर इनको रखे हुए 2 साल से ज़्यादा अगर हो गए हैं तो इनको भी क्या माना जाएगा? लॉन्ग टर्म माना जाएगा। और इसके अलावा फर्दर जो एसेट्स होती हैं उनके लिए 36 मंथ का क्राइटेरिया ही रहेगा। आई होप समझ आ गया। अब इसके बाद कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे होता है? सिंपल सी बात है, जितनी भी आपकी सेल कंसिडरेशन आई है वो ले लीजिएगा, उसमें आपने जितने भी खर्चे हैं वो ले लेने हैं, वो माइनस करने हैं। सेल से रिलेटेड सारे खर्चे माइनस करने हैं एसटीटी को छोड़कर, यानी ब्रोकरेज हो गया, कमीशन हो गया, जो आपने सेल पे करी है वो माइनस हो जाएगी बीच में से। फिर आएगा आपका नेट सेल कंसिडरेशन, जिसमें से आपने अपनी कॉस्ट माइनस करनी है। लेकिन इससे रिलेटेड ना कुछ पॉइंट्स हैं, वो समझ लीजिएगा। कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन की इंडेक्सेशन जो करनी है, किसकी करनी है, कैसे करनी है, वो आपको नीचे बता दिया है। तो इंडेक्सेशन फॉर्मूला है आपका कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन डिवाइडेड बाय CII वैल्यू ऑफ द PY मल्टीप्लाई बाय CII वैल्यू ऑफ द TY। तो जब खरीदा है उतनी वैल्यू से डिवाइड कर देना, जब बेचा है ट्रांसफर ईयर से मल्टीप्लाई कर देना। मतलब आपको एक टेबल की वैल्यू आती है ना कैपिटल गेन के अंदर, CII वैल्यू, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। मतलब जो आपकी सेल ईयर है उसकी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना, जिस साल में आपने बनवाया है या खरीदा है उस साल की वैल्यू से डिवाइड कर देना। ठीक है जी। अब ऐसे कौन से केसेस हैं जब ये इंडेक्सेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली? सर ऐसे जीरो कूपन बॉन्ड है, डिबेंचर्स हैं,
या फिर स्लम्प सेल का केस ले लो, या शेयर्स या डिबेंचर जो नॉन रेजिडेंट को दिए गए हैं, या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जो अंडर सेक्शन 112 के अंदर आती हैं, इन सभी केसेस में हमें इंडेक्सेशन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ये बिना इंडेक्सेशन के ही करे जाएंगे। ठीक है। अब मैं कुछ एक पॉइंट बताना चाहता हूँ जिसमें आपने ध्यान रखना है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, जब आपको सेल कंसिडरेशन लेनी है ना, अगर आप लैंड बिल्डिंग या प्लॉट वगैरह बेचते हो तो वहाँ स्टैंप ड्यूटी वैल्यू भी दी होती है। तो आपने कंपेयर करना है कि क्या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू आपकी जितनी सेल कंसिडरेशन है उसके 110% से ज़्यादा है। मतलब विच एवर इज हायर चेक करना है कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा है या एक्चुअल सेल कंसिडरेशन का 110% ज़्यादा है। अगर आपका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा वाला आंसर आता है तो आपने स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ही लिखनी है अपने क्वेश्चन के अंदर। लेकिन अगर आपका आंसर 110% ऑफ एक्चुअल सेल कंसिडरेशन का आंसर आता है तो जो 110% वाली वैल्यू है वो नहीं लिखनी, वो सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए करी थी। लिखना क्या है क्वेश्चन के आंसर के अंदर, आपने सिंपल एक्चुअल सेल कंसिडरेशन लिखनी है। मेरी बात सुनो, कंपैरिजन करने के लिए एक्चुअल सेल कंसिडरेशन का 110% बनाकर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कंपेयर करना है। इन केस 110% वाला ज़्यादा चला जाता है स्टैंप ड्यूटी से तो वहाँ 110 वाला नहीं लिखना आंसर के अंदर, आंसर में लिखना रियल वाला ही है जो रियल में थी एक्चुअल सेल। वो सिर्फ कंपैरिजन के लिए 110 करेंगे हम। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारी। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जो चीज़ मैं छोड़ रहा हूँ वो इतना इंपॉर्टेंट मैटर नहीं करेगी, बस आपको एक लास्ट पॉइंट रीडिंग के लिए आपको दे दी गई है कि चलो देखना है तो देख सकते हो आप। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मल बताई गई हैं, जैसे गुडविल। गुडविल की कोई वैल्यू नहीं होती, अगर आप गुडविल बेच भी रहे हो तो उसकी कॉस्ट कोई नहीं होती। बोनस शेयर भी बेच रहे हो तो उसकी भी कॉस्ट नहीं होती है, 2001 के बाद उसकी कॉस्ट भी नहीं है आज के बाद। ठीक है, राइट शेयर बेचोगे तो उसकी कॉस्ट ज़रूर लेनी है और इंडेक्सेशन भी करनी है, और इंडेक्सेशन भी करनी है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन था कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा, मतलब जिनको कैपिटल एसेट की ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी। मतलब जब मैं सेल कर रहा हूँ ना कोई कैपिटल एसेट, तो कब उसको सेल नहीं माना जाएगा, मतलब कब मैं कैपिटल एसेट को बेच रहा हूँ पर उसको बेचा हुआ नहीं माना जाएगा। कुछ केसेस आते हैं कि जब मैंने अपनी HUF को पार्ट में डिवाइड किया है ना, पार्टीशन करी है अपनी HUF में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपनी कैपिटल एसेट को बेचा है। नंबर 1। ऐसे ही सपोज मुझे किसी की विल के अनुसार कोई कैपिटल एसेट मिली है तो वो भी मेरी कैपिटल एसेट सेल नहीं मानी जाएगी। या फिर मैंने किसी मतलब मेरी होल्डिंग कंपनी ने किसी सब्सिडरी कंपनी को, या सब्सिडरी कंपनी ने किसी 100% होली ओन्ड कंपनी को दिया है कोई सामान, वो भी एज ए कैपिटल एसेट नहीं ट्रांसफर किया जाएगा, मतलब कैपिटल एसेट उसकी ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी। कोई अमलगामेटिंग कंपनी ने अमलगामेटेड कंपनी को, या अमलगामेटेड कंपनी ने अमलगामेटिंग कंपनी को कुछ ट्रांसफर्स करी हैं एसेट, तो भाई साहब वो भी ट्रांसफर, मतलब वो भी एक कैपिटल गेन ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी, मींस कैपिटल एसेट ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी। ऐसे ही शेयर्स का डिबेंचर का शेयर्स में कन्वर्ट होना, प्रेफरेंस शेयर्स का इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होना, ये भी चीज़ें क्या नहीं मानी जाएंगी, हमारी ट्रांसफ़र नहीं मानी जाएंगी। तो कुछ नाम है जिनको अच्छे से समझ लीजिएगा, एक बार कभी कभार ये क्वेश्चन आ जाता है आपको। ठीक है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैपिटल गेन की एग्जाम्पशन कौन सी है। मैंने शॉर्ट वे में प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लियर करवाना है और थ्योरेटिकली भी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सेक्शन 54 आता था हमारे पास, वो हमें ये कहता है कि देखिए जी, बेचना भी रेजिडेंशियल हाउस को है और खरीदना भी रेजिडेंशियल हाउस है। अगर आप खरीद भी रेजिडेंशियल हाउस को ही रहे हो और बेच भी रेजिडेंशियल हाउस को रहे हो, ओनली देन यू विल गेट द सेक्शन 54 एग्जाम्पशन, तब ही आपको सेक्शन 54 की एग्जाम्पशन मिलेगी। ठीक है जी। और इसका एक और रूल क्या बोला गया है कि इसकी एग्जाम्पशन मिलेगी कितनी। अब मेरी बात सुनो, एक और पॉइंट मैंने लिखा था यहाँ पे कि इन्वेस्टमेंट अकेला, मतलब खरीदना भी रेजिडेंशियल हाउस है, बेचना भी रेजिडेंशियल हाउस है, बट इन्वेस्टमेंट अगर सपोज मैं रेजिडेंशियल हाउस में नहीं करता तो CGAS की एक स्कीम है, मैं उसमें पैसा डिपॉजिट करवा सकता हूं। अगर मैंने CGAS में भी पैसा डिपॉजिट करवा दिया है और रेजिडेंशियल स्टेटस और रेजिडेंशियल हाउस में भी लगा दिया है, दोनों में लगा दिया है, तो दोनों की कंबाइन करके टोटल जो आएगा वही एग्जाम्पशन मिलेगी मुझे। मतलब दोनों में लगा दोगे तो दोनों की एग्जाम्पशन मिल जाएगी, एक में लगाओगे तो एक ही एग्जाम्पशन मिल जाएगी। तो कुल मिला के CGAS और रेजिडेंशियल हाउस चाहे दोनों में लगा दो चाहे एक में लगा दो, एग्जाम्पशन 54 में मिलेगी मिलेगी मिलेगी। और कितनी मिलेगी सर? लोअर ऑफ मिलेगा जितनी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है या जितनी आपका कैपिटल गेन बनता है, ऑब्वियस ही बात है उतना एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अप टू 10 करोड़, 10 करोड़ से ज़्यादा की एग्जाम्पशन आपको नहीं दी जाएगी। ये हो गया। सेक्शन 54B कहता है अगर आप
कोई अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेच रहे हो, ठीक है जी, उसमें पैसा वाला बेच रहे हो तो आपको सेक्शन 54 में बी में इनवाइट कर दिया जाता है। और खरीदना भी क्या है, सेक्शन 50 खरीदना भी क्या है, एक एग्रीकल्चर लैंड, चाहे वो अर्बन भी हो सकती है, रूरल भी हो सकती है, मैटर नहीं करेगा। ऐसे ही सेक्शन 54C ने कहा कि बेचना क्या है सर, बेचना आपने इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग को है, और खरीदना भी एक ऐसी लैंड एंड बिल्डिंग को है जो इंडस्ट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है। और एग्जेम्पशन आपको जितनी है उतनी मिल जाएगी, मींस सपोज कैपिटल गेन जितना भी है उतनी एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगी, या उससे कम अगर इन्वेस्टमेंट करिए, मतलब विच एवर इज लोअर होगा आपका आंसर जो भी होगा। अगर कैपिटल गेन कम है तो कैपिटल गेन जितनी एग्जेम्पशन मिल जाएगी, और अगर इन्वेस्टमेंट कम है तो इन्वेस्टमेंट जितनी एग्जेम्पशन मिल जाएगी, विच एवर इज लोअर एग्जेम्पशन मिलेगी बस आपको, ठीक है। लेकिन अब सेक्शन 54EC इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान से समझिएगा। सेक्शन 54EC क्या है कि जब आप कोई भी कैपिटल एसेट जो लॉन्ग टर्म नेचर की है उसको बेच रहे हो, लेकिन पैसा इन्वेस्ट गवर्नमेंट के बताए गए बॉन्ड्स में कर रहे हो, देन यू कैन से दैट वहां पे आपको सेक्शन 54EC आकर एग्जेम्पशन देता है। लेकिन एक मेरी बात सुन लीजिए, जो भी आपने बेचा है, जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट आपने बेची है, जिसके बदले में आपने बॉन्ड्स खरीदे हैं, वो बॉन्ड्स जिस दिन आपने बेचा है वहां से लेकर 6 महीने के अंदर अंदर खरीद लेने हैं। अगर इस डेट से पहले भी खरीदा, मतलब सेल से पहले भी खरीद लिए, या सेल के बाद 6 महीने के बाद खरीदे हैं, तो आपको ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। सेल से पहले भी नहीं खरीदने और 6 महीने के बाद भी नहीं खरीदने, विद इन 6 मंथ अगर आप खरीदोगे तो ही एग्जेम्पशन दी जाएगी। नंबर 1 क्लियर हो गया। दूसरी चीज, ये एग्जेम्पशन मिलेगी कितनी, मैक्सिमम 50 लाख मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी, ठीक है। कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचकर अगर बॉन्ड्स में पैसा लगाते हो, कौन से बॉन्ड्स, NHAI के नाम से आएगा बॉन्ड, आपको RECL के नाम से आएगा, बट डेट देख लेना कि जिस दिन आपने सेल करी है, क्या उसके 6 महीने के विद इन आपने ये चीजें कर ली हैं कि नहीं कर ली है। डन। और आगे आता है सेक्शन 54F, ये कहता है कि बेचो सब कुछ लेकिन रेजिडेंशियल हाउस छोड़ दो। मतलब मैं आपको एग्जेम्पशन सिर्फ तभी दूंगा कि अगर आप कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेच रहे हो, कोई भी चीज बेच रहे हो, लेकिन अच्छा, एक चीज क्लियर कर लेना, 54EC में ना कोई लैंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट नहीं, सिर्फ लैंड और बिल्डिंग की लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होनी चाहिए, जिसमें प्लॉट भी कवर हो जाता है, उसमें कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट नहीं आएगा, सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग आएगी और प्लॉट आएगा। लेकिन सेक्शन 54F में कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट आ सकती है एक्सेप्ट रेजिडेंशियल हाउस। मतलब सेक्शन 54F कहता है कि खरीदना क्या है, सॉरी बेचना क्या है, कोई भी कैपिटल एसेट रेजिडेंशियल हाउस को छोड़कर, और बेचना क्या है, सिर्फ रेजिडेंशियल हाउस। देख लो जी, बेचते समय रेजिडेंशियल हाउस नहीं बेचना, पर खरीदते समय सिर्फ रेजिडेंशियल हाउस खरीदना है, तब जाके आपको ये एफ की एग्जेम्पशन दी जाएगी। और ये जो एफ की एग्जेम्पशन मिलेगी ना आपको, ये ऐसे नहीं मिलेगी, सिंपल तरीके से नहीं मिलेगी। अगर तो आपके क्वेश्चन में जो आपको कैपिटल एसेट दी गई है उसकी नेट सेल कंसिडरेशन ज़्यादा है और आपकी इन्वेस्टमेंट कम है, तो आपने प्रोपोर्शनेट एग्जेम्पशन देनी है। कितनी देनी है, प्रोपोर्शनेट। लेकिन अगर आपका आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और नेट सेल कंसिडरेशन कम है, मतलब कंपेयर करना है कि इन्वेस्टमेंट और नेट सेल कंसिडरेशन में ज़्यादा कौन सा है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करी है तो पूरा कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कम रह जाती है नेट सेल से, तो आपने प्रोपोर्शनेट देनी है, जिसका फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाइड बाय इन्वेस्टमेंट जितनी करी डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन। ठीक, डन है, ठीक है जी। अब इसके बाद जो कुछ ना कैपिटल गेन के रेट्स आते हैं, उनको याद रख लीजिएगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 15% का रेट लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर तो आप शेयर्स के अलावा बेच रहे हो 112A के अंदर तो 10% लगेगा, लेकिन कब लगेगा, 1 लाख के ज़्यादा। मतलब अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख से ज़्यादा आता है तो जितनी भी 1 लाख से ज़्यादा अमाउंट है उसके ऊपर 10% लग जाएगा। और इसके अलावा अगर कोई और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट आती है आपके सामने, जैसे कि शेयर्स वगैरह, मतलब शेयर्स वगैरह को छोड़कर 10% का केस है, लेकिन अगर शेयर वगैरह वाले केस की बात करोगे जिसको हम 112 के अंदर रखते हैं, उसमें 20% लगेगा, शॉर्ट टर्म में 15%। शेयर्स वगैरह को छोड़कर कोई और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है आपके पास, उसको बेचकर रेट कितना लगेगा, 10%, 1 लाख के ज़्यादा वाली अमाउंट के ऊपर, और शेयर्स वाले केसेस के अंदर 20% लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर। बात समझ आ गई होगी, यस। अब मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं, ध्यान से समझिएगा, प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। सर अगर बोनस शेयर बेच रहे हो तो कोई उसकी कॉस्ट नहीं होती, बोनस शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन होती ही नहीं है, ओके।
गोल्ड और सिल्वर, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। गोल्ड और सिल्वर जब आप प्रैक्टिकली कर रहे हो तो वहां पे कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन आपकी सिर्फ कॉस्ट लेनी है। मतलब आप क्या करते हो ज़्यादातर, जब मैं कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन बोलता हूँ ना, तो एफ एम वी और कॉस्ट विच एवरेज हायर लेते हैं ना हम ज़्यादातर, लेकिन गोल्ड और सिल्वर के केस में सिर्फ और सिर्फ आपने कॉस्ट लेनी है, चाहे एफ एम वी ज़्यादा ही क्यों ना हो, फिर भी मैटर नहीं करना, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर कॉस्ट पे ही दिखाए जाते हैं और उस पर ही लिए जाते हैं। ठीक है। और राइट शेयर्स तो चलो मैंने बोला ही था, ऊपर भी बता दिया था आपको। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, इक्विटी शेयर को जब भी आपने, या म्यूचुअल फंड को जब भी आपने लेना है, यानी इक्विटी शेयर या म्यूचुअल फंड के केस जब आपने लेने हैं, या फिर कॉस्ट ऐसे ही नहीं लेनी, जो कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन है ना, वो कैसे फाइंड आउट की जाएगी, किसकी, शेयर्स या म्यूचुअल फंड के केस में कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन आपने जो लेनी है ना, उसकी इंडेक्सेशन नहीं करनी। ठीक है, पहले बात तो ये सुन लो, सॉरी यहाँ इंडेक्सेशन ऐड लिखा है, इसको एक बार सही कर लेना, इंडेक्सेशन नहीं करते। इंडेक्सेशन सिर्फ तभी करते हैं शेयर्स की जब एसटीटी पे ना हुआ हो, लेकिन अगर एसटीटी पे हुआ है ना, तो फिर इंडेक्सेशन नहीं करनी है शेयर्स और डिबेंचर की। और कॉस्ट कौन सी लेनी है, सेल वैल्यू और एफएमवी में से जो लोअर होगा वो, और जो लोअर का आंसर आया है उसी को कॉस्ट के साथ कंपेयर करके चेक करना है, विच एवर इज हायर, और जो हायर होगा वही मेरी क्या वैल्यू मानी जाएगी, कॉस्ट मानी जाएगी। और उसकी इंडेक्सेशन नहीं करनी है अगर एसटीटी पे हुआ है, नहीं हुआ है तो आपने इंडेक्सेशन करनी है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आ गया जिसको हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जल्दी से कवर करते हैं, छोटा सा टॉपिक है। देखिए जी, सबसे पहले आता है, अगर आपके पास डिविडेंड इनकम है, कोई आपको डिविडेंड इनकम मिल रही है, तो जितनी मिल रही है वो ले लेनी है, पूरी की पूरी टैक्सेबल हो जाती है, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा पॉइंट आता है तो याद रख लेना कि डिविडेंड कभी भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से ज़्यादा टैक्सेबल नहीं किया जाता है। नंबर 2, कैजुअल इनकम। सेक्शन 56 क्लोज टू आईबी के अंदर ये बोला गया है कि जितनी भी कैजुअल इनकम है, जैसे कि विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम, क्रॉसवर्ड पजल्स, बैटिंग, गैम्बलिंग, इन सब चीज़ों के ऊपर आपको जब भी वैल्यू दी जाएगी तो उसको टीडीएस कटेगा, उसके ऊपर टीडीएस कटता है कितना, 30%। और मेरी बात याद रखिएगा, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं कि इन पांचों की अगर वैल्यू आपको क्वेश्चन पेपर में या क्वेश्चन में 10,000 से ज़्यादा दे दी गई है ना, तो इनके ऊपर टीडीएस कटेगा। और कटता है ऑलरेडी, आपने नहीं काटना, ऑलरेडी कटा हुआ होगा, ऑलरेडी डिडक्टेड होगा। और जब डिडक्टेड कोई चीज़ होती है ना, आपने ग्रॉस वैल्यू लेकर आनी है। आपने क्या लेकर आनी है, ग्रॉस वैल्यू लेकर आनी है। मतलब ये हुआ कि जो आपको अमाउंट दी गई है ना क्वेश्चन में, वो आपको टीडीएस डिडक्ट करने के बाद की दी गई है। इसका मतलब 30% डिडक्ट होने के बाद की वैल्यू दी गई है। तो आपने जितनी भी अमाउंट है उसको 70% से डिवाइड कर देना है इन केस ऑफ कैजुअल इनकम, ओनली देन यू विल गेट द रियल इनकम। और जो रियल इनकम आएगी, जिसको ग्रॉस इनकम कहते हैं, वही हमारी क्वेश्चन में आंसर बनेगा। ठीक है जी। इसके बाद अगर आपको कोई सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, अगर आपको कोई सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, और अगर इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। लेकिन अगर स्टॉक इन ट्रेड नाम से किसी चीज़ पे आपको इंटरेस्ट मिलता है ना, तो वो पीजीबीपी में जाएगा। तो स्टॉक इन ट्रेड नाम से अगर आपको कोई पैसा मिलता है इंटरेस्ट की फॉर्म में, तो वो पीजीबीपी में जाता है। ठीक है जी। अब इसके बाद पोस्ट ऑफिस सेविंग इंटरेस्ट है, यानी अगर आपको कहीं पोस्ट ऑफिस में पैसा आपने सेविंग अकाउंट में करवाया था डिपॉजिट, और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो 3500 वहाँ पे आपको एग्जेम्पशन दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अगर सपोज सरकार ने आपकी किसी चीज़ को कंपल्सरी एक्वायर कर लिया है और उसके बदले में आपको इंटरेस्ट दिया है, सॉरी मतलब जो कंपेंसेशन दी है उसके ऊपर, अगर आपको देखो, एक तो कंपल्सरी एक्वायर जो होता है वो सरकार करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और अगर सरकार ने उसके बदले में आपको कंपेंसेशन देते समय साथ में इंटरेस्ट भी दिया है, तो वो इंटरेस्ट आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इनकम माना जाएगा। और जितनी भी इनकम होगी जब भी मिलेगी आपको, उसमें से 50% टैक्सेबल हो जाएगी और 50% एग्जेम्प्ट हो जाएगी। कंपल्सरी एक्वाजिशन के ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट मिला तो 50% टैक्सेबल है, 50% एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद आते हैं इशू ऑफ शेयर्स। अगर आपने एट द रेट प्रीमियम के ऊपर आपने अपनी अपनी इशू वैल्यू से ज़्यादा, मेरी बात सुन लो ज़रा, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक होती है फेस वैल्यू, एक होती है इशू वैल्यू, और एक होती है मार्केट वैल्यू यानी एफएमवी। तो जब भी आपका कोई इशू प्राइस में से एफएमवी को माइनस करके डिफरेंस आएगा, तो जितना भी डिफरेंस आएगा वो मेरा इनकम माना जाएगा।
इशू प्राइस में से FMV का आंसर अगर करते समय जितना भी डिफरेंस आता है वो डिफरेंस आपका क्या माना जाएगा, आपकी इनकम माना जाएगा। यानी एक शेयर का इशू प्राइस और उसकी FMV दोनों के बीच का डिफरेंस आपका क्या माना जाएगा, आपका टैक्सेबल माना जाएगा, मींस आपकी इनकम माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है गिफ्ट का केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल सा बताऊंगा आपको कि अगर आपको कोई भी गिफ्ट कैश की फॉर्म में मिलता है या मनी की फॉर्म में मिलता है तो फुली टैक्सेबल है अगर उसकी अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है। कोई गिफ्ट आपको मिल रहा है अगर उसकी अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है तो वो पूरा का पूरा गिफ्ट आपकी क्या बन जाएगा, आपकी इनकम बन जाएगा, मीन्स आपके लिए टैक्सेबल इनकम के नाम से ऐड हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको कोई मूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है विदाउट कंसिडरेशन, मतलब बिना कंसिडरेशन के, बिना पैसे के आपको कोई मूवेबल प्रॉपर्टी देता है गिफ्ट के वे में, तो आप क्या करोगे, चेक करोगे कि क्या उस प्रॉपर्टी की जो FMV है वो 50,000 से ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो पूरी की पूरी FMV क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। अगर FMV 50,000 से ज़्यादा है तो पूरी की पूरी FMV टैक्सेबल हो जाएगी। सपोज करो कंसिडरेशन तो ली गई है पर एडिक्वेट नहीं ली गई, मतलब जितनी चाहिए थी उतनी कंसिडरेशन मैंने नहीं ली है, मतलब मैंने कंसेशनल रेट पे मूवेबल प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट करी है। तो जिसको भी गिफ्ट करी है वो ये चेक करेगा कि क्या जो डिस्काउंट मिला है मुझे, मतलब जितने का मैंने उसको बेचा है, मतलब सपोज 1 लाख की चीज़ मैंने आपको 20,000 में दे दी तो 80,000 का डिस्काउंट दिया ना मैंने आपको, तो 80,000 का जो डिस्काउंट है क्या वो आपकी 50,000 की वैल्यू से ज़्यादा है। तो जितना डिस्काउंट मिलता है यानी जितना कंसेशन आपको दिया गया, क्या वो कंसेशन आपके 50,000 वैल्यू से ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो जितना अमाउंट है वो सारी की सारी टैक्सेबल हो जाएगी, और अगर डिस्काउंट आपकी 50,000 वैल्यू से कम है तो फिर कोई चीज़ टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है। और यही केस अब इमूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाता है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी में फ्री में किसी को गिफ्ट दे रहा हूं तो जिस पर्सन को भी वो मिलेगी, अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो पूरी की पूरी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगी। और अगर मैं उसको कंसेशनल रेट पे दे रहा हूं तो जितना डिस्काउंट है, अगर वो डिस्काउंट किससे ज़्यादा हुआ, सुन लो, किस वैल्यू से ज़्यादा हुआ, अगर वो आपका डिस्काउंट आपकी मतलब कह लो कि जितनी 50,000 वैल्यू है और जितनी एक्चुअल कॉस्ट है उसका 10%, एक्चुअल कॉस्ट का 10% और 50,000 वैल्यू, इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस आएगा ना, इन दोनों के बीच में जो भी हायर अमाउंट आएगी ना, 50,000 और एक्चुअल कॉस्ट, इन दोनों में से जो भी हायर वैल्यू आएगी उस हायर वैल्यू को आपने 50,000 से कंपेयर करना है। सॉरी, किससे कंपेयर करना है, डिस्काउंट की वैल्यू से, सॉरी किसके साथ कंपेयर करना है, 50,000 और एक्चुअल कॉस्ट के 10% की वैल्यू में जो भी हायर होगा ना उसको आपने अपनी डिस्काउंट यानी कंसेशनल वैल्यू से कंपेयर करना है। और अगर कंसेशनल वैल्यू फिर भी ज़्यादा हुई तो फिर टैक्सेबल है, लेकिन अगर कंसेशनल वैल्यू इसके कंपैरिजन में कम हुई तो फिर वो टैक्सेबल नहीं माना जाएगा। ठीक है जी। लेकिन एक रूल दिया गया था कि कुछ एक्सेप्शन है कि चाहे 50,000 से ज़्यादा वैल्यू क्यों ना हो जाए पर इन लोगों को टैक्स नहीं लगेगा। किन लोगों को टैक्स नहीं लगेगा, जब आपको कोई गिफ्ट दे रहा है आपका रिलेटिव, जब आपको अपनी मैरिज पे गिफ्ट मिल रहा है आपकी अपनी मैरिज पे, जब आपको कोई कंपेंसेशन के वे में गिफ्ट दे रहा है, जब आपको किसी की विल के अनुसार गिफ्ट दिया जा रहा है, जब कोई ट्रस्ट ने आपको कोई गिफ्ट दिया है, या फिर कोविड-19 में आपको कोई गिफ्ट मिला था यानी कोई मनी की हेल्प मिली थी, या लोकल अथॉरिटी द्वारा कोई गिफ्ट मिला है, तो इन सभी केसेस में 50,000 से ज़्यादा भी अगर वैल्यू चली जाए ना गिफ्ट की तो भी वो एग्जेम्प्ट मानी जाएगी। ठीक है। अब इसमें एक वर्ड मैंने करवाया रिलेटिव, तो रिलेटिव के केस में वेरी वेल ज़्यादातर कंसेप्ट आपको क्लियर है, बस एक बार इसको ध्यान से देख लो कि ब्रदर सिस्टर, मतलब ब्रदर भी आएगा, सिस्टर भी आएगी आपकी, फिर आपके वाइफ की या आपके हस्बैंड के भी ब्रदर सिस्टर आएंगे बीच में, तो ये कनेक्शंस आपको बस एक बार समझने हैं अच्छे से। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 57। इसमें कुछ भी नहीं है, एक दो डिडक्शंस है, उनको समझ लीजिएगा कि अगर फैमिली पेंशन का कंसेप्ट आता है कि आपको अपनी फैमिली पेंशन मिलती है तो जितनी मिलेगी उसमें क्या करना है, चेक करना है, उसमें एग्जेम्पशन देनी है या तो 15,000 या फिर जितनी पेंशन मिली है उसका 1/3। इन दोनों में जो लोअर होगा वो आपकी फैमिली पेंशन में से लेस हो जाएगा, मींस एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और रिमेनिंग बची हुई बैलेंस अमाउंट आपकी बैलेंस चली जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि सपोज आपने किसी शेयर्स को परचेज करने के लिए लोन लिया था किसी शेयर्स को परचेज करने के लिए, और उसका आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो वो भी एग्जेम्पशन आपको दी जाएगी कि जितना इंटरेस्ट है या तो वो वैल्यू या फिर जितना डिविडेंड आपको मिला था ना
उसकी 20% वैल्यू। इन दोनों में जो भी लोअर होगा, विच एवर इज लोअर, वो आपको क्या मिल जाएगी एज अ एग्जेम्पशन, आपको इस 57 सेक्शन में मिल जाएगी। ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एंड नाउ द लास्ट मेन टॉपिक फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी सिलेबस टिल 5th सेमेस्टर कौन सा है? पीजीबीपी। लास्ट में करवा रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए जी, पीजीबीपी के सेक्शन के अंदर सेक्शन 28 में बस इतना याद रखना है कि जो भी आप इसमें इनकम ले रहे हो ना पीजीबीपी वाले में, वो बिजनेस इनकम होनी चाहिए, वो रेवेन्यू इनकम होनी चाहिए, वो कैपिटल इनकम नहीं होनी चाहिए। कैपिटल मतलब किसी लॉन्ग टर्म खर्चा नहीं होना चाहिए, वन टाइम खर्चा नहीं होना चाहिए, रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं सर कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो पीजीबीपी में अलाउड हैं, जिनको डिडक्शन में रखा जाएगा, मीन्स जिसका खर्चा मान सकते हो आप, जिसकी डिडक्शन आपको मिल सकती है, आप अपनी इनकम में से किन किन चीज़ों को माइनस कर सकते हो, वो दिया गया है। तो आप अपनी इनकम में से सिर्फ 30 से 36 सेक्शन के अंदर जो जो चीज़ें आएंगी उनको माइनस कर सकते हो। आप अपनी डिडक्शन कौन सी ले सकते हो? सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंस ले सकते हो, कैपिटल नहीं लेना आपने। जो भी खर्चा प्रीवियस ईयर में करा होगा वही लेना है, रेलेवेंट पीवाई में किया होगा वही लेना है। कोई भी खर्चा बिजनेस के बनने के बाद का ही लेना है, बिजनेस के बनने का पहला नहीं लेना। जैसे कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बिजनेस के बनने के पहले के होते हैं, वो नहीं लेने आपने, मतलब उसका भी कुछ हिस्सा होता है जो आपने अलाउड करना है और सारा हिस्सा एग्जेम्प्ट हो जाता है। सॉरी, मतलब कितना हिस्सा अलाउड है और कितना हिस्सा डिसअलाउड है वो आप देखोगे आगे। ठीक है। आगे बिजनेस एक्सपेंस ही लेना है, पर्सनल एक्सपेंस नहीं लेना, लीगल खर्चे ही लेने हैं, इलीगल नहीं लेने, और पेनल्टी भी अलाउड नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है जब आप पीजीबीपी कर रहे हो। ठीक है। इसके अलावा रेंट पे कर रहे हो, रिपेयर दे रहे हो, टैक्सेस पे कर रहे हो, इंश्योरेंस करवा रहे हो बिल्डिंग के ऊपर, तो अगर आपका रेंट आपके टेनेंट ने पे करा है, टैक्सेस आपने अकॉर्डिंग टू टैक्स लॉ दिए हैं, रेवेन्यू रिपेयर, अब ध्यान दो, रिपेयर जो करवाई गई हैं वो रेवेन्यू नेचर की हैं और वो आपने या आपके टेनेंट में दोनों में से किसी ने भी पे कर दी हैं, या फिर इंश्योरेंस आपने पे कर दिया है, इन चारों या पांचों केसेस के अंदर, इन चारों या पांचों केसेस के अंदर आपको डिडक्शन दे दी जाएगी। आपको डिडक्शन दे दी जाएगी, मींस आप ये खर्चा मान सकते हो। दिस इज अ अलाउड एडमिसिबल डिडक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एडमिसिबल डिडक्शन। अब सेक्शन 31 में बस एक ही चीज़ लिखी गई है कि कोई भी प्लांट एंड मशीनरी की रिपेयर या रेवेन्यू या फर्नीचर की रेवेन्यू या रिपेयर करवा रहे हो तो उसमें कैपिटल वाली नहीं आएगी, क्योंकि कैपिटल का मतलब होता है आपने एसेट बना के उसकी वैल्यू उसमें ऐड कर दी है, जबकि ऐसा नहीं करते। रेवेन्यू नेचर ले लो, उसका एक्सपेंस बना लो, तो वो आपको प्रॉफिट कम करने में मदद करता है। ठीक है। डेप्रीसिएशन का एक कंसेप्ट आता है आपके पेपर में, उसको अच्छे से सीख लीजिएगा कि डेप्रीसिएशन में आपने इनटेंजिबल एसेट्स में गुडविल नहीं लेनी, पहले नंबर पे ये बोला गया है। जो भी लैंड आप ले रहे हो या जो भी लैंड है या जो मशीनरी है वो आपके नाम पे होनी चाहिए। ठीक है जी। तीसरी और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने अपने रेलेवेंट पीवाई में ही किसी को पहली बार खरीदा है, कोई प्लांट एंड मशीनरी या कोई एसेट पहली बार खरीदी है, ठीक है, तो अगर उसको पिछले साल रखे हुए या यूज करे हुए 180 डेज से ज़्यादा हो गए हैं तो जितना रेट है उतना ही लगाना है, जितना रेट है उतना ही लगाना है। और अगर सपोज 180 डेज पूरे नहीं हुए, मतलब मैंने पिछले साल कोई चीज़ खरीदी, कोई एसेट खरीदी और उसको एसेट को यूज़ किए हुए 180 डेज पूरे नहीं हुए हैं, तो वहाँ पे जितना रेट था ना, सपोज 20% रेट लगाना है मैंने, उसमें से 10% रेट लगेगा, मीन्स रेट का आधा हो जाएगा। मतलब आपको पूरा रेट डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगी, जितना रेट दिया है ना डेप्रीसिएशन का उसका 50% लगाया जाएगा अगर आपने 180 डेज से कम इस्तेमाल करा है उस चीज़ का तो। ठीक है जी। और बाकी सभी सालों के लिए तो पूरा पूरा रेट लगाना है आपने। रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे निकलेगी? जितना ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू है उसमें परचेजेस जितनी करते जाओगे वो ऐड करते जाना, सेल जितनी कर दोगे वो माइनस कर देना, बाकी आंसर आ जाएगा। ठीक है। एडिशनल डेप्रीसिएशन किसको मिलेगी? एक और डेप्रीसिएशन होती है जो कि नई रिजीम में अलाउड नहीं है। नई रिजीम में एडिशनल डेप्रीसिएशन अलाउड नहीं है, पर ओल्ड रिजीम में कितनी अलाउड है वो देख लेते हैं। सर ओनली टू मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कंपनी, जो प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सिर्फ उनको ही मिलेगी। ठीक है जी। सिर्फ जनरेशन या ट्रांसमिशन वाले बिजनेस में ही मिलेगी। नंबर 3, सिर्फ इन बिजनेस को भी तब मिलेगी अगर ये नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हैं पिछले साल में, सिर्फ तब मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। जो भी प्लांट एंड मशीनरी है वो फैक्ट्री पर्पस के लिए होनी चाहिए,
ये ध्यान रखना है। सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं देगी। शिप एंड एयरक्राफ्ट भी आपके प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आएंगे। डेप्रिसिएशन का रेट 20% रहेगा, मींस एडिशनल डेप्रिसिएशन कितने रेट पे मिलेगी, 20% पे। और इसमें भी सेम रूल है, अगर पिछले साल आपने जो नई खरीदी है एसेट उसको 180 डेज आपने इस्तेमाल कर लिया है या उससे ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है तो पूरा का पूरा 20% लगाया जाएगा। लेकिन अगर आपने 180 डेज उसका पुट टू यूज़ नहीं करा है तो वहाँ पे जितना रेट है, जितना भी रेट है 20% उसका हाफ हो जाएगा, मीन्स 10% लगाया जाएगा, 20 नहीं लगाया जाएगा। ठीक है जी। अब ये तो हो गया, और ये मैं बता चुका हूँ कि एडिशनल डेप्रिसिएशन नई रिजीम में अलाउड नहीं है। नई रिजीम में अगर केस आता है तो उसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं देनी है। ओके, आगे देखिएगा सेक्शन 35 AD में मैंने जो पीछे पॉइंट छेड़ा था ना, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और अंडर राइटिंग कमीशन वाला, वो है यहाँ पे कि सपोज अंडर राइटिंग कमीशन या फिर आपको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऐसे कुछ वर्ड आते हैं तो उसमें से 1/5 जो है, मतलब 1/5 ऑफ द एक्सपेंस, जितना एक्सपेंस है उसका 1/5 अलाउड हो जाएगा और 4/5 डिसअलाउ हो जाएगा, मीन्स आपके प्रॉफिट में एड बैक कर दिया जाएगा। 4.5 यानी 80%, 4/5 मीन्स 80% एड बैक हो जाएगा और 20% आपको अलाउड है। 20% आप उसका खर्चा मान सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद कुछ मिसलेनियस एडजस्टमेंट्स दी गई थी, बस उसको एक बार देख लीजिएगा जो मैंने बताई हैं, जैसे कि इंश्योरेंस अगर आपने अपने स्टॉक के ऊपर पे करा है, किसी हेल्थ इंश्योरेंस पे करा है अपने एम्प्लॉय का, या बोनस उनको दिया है पर वो बोनस जिस प्रॉफिट में से दिया है वो प्रॉफिट डिविडेंड के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन अगर करी है आरपीएफ में तो अलाउड है। पेंशन में भी आपको डाल के दिया है पैसा तो भी अलाउड है, लेकिन पेंशन में 10% से ज़्यादा आपको अलाउड नहीं है, मतलब आपकी सैलरी का 10% से ज़्यादा पेंशन में अलाउड नहीं है। मतलब 10% से ज़्यादा अगर 1% हो गया ना तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है जी, याद रखिएगा इस चीज़ को। और एनिमल अलाउंस भी था बीच में कि अगर एनिमल अलाउंस है आपको मिलता है तो वो भी डिसअलाउ हो जाएगा, वो भी डिसअलाउ हो जाएगा, मीन्स जितनी सेल वैल्यू, मतलब जितनी रियलाइज्ड वैल्यू निकल के आएगी ना वो बीच में से ऐड बैक हो जाएगी। ठीक है, एक है फैमिली प्लानिंग का खर्चा। फैमिली प्लानिंग, उसमें भी जैसे प्रीलिमिनरी का करा था वैसे ही फैमिली प्लानिंग का खर्चा होता है। फैमिली प्लानिंग अगर आपने कोई खर्चा करा है इन द बिजनेस पार्ट तो उसमें भी 20% अलाउड होगा, 80% डिसअलाउ, मीन्स 4/5 डिसअलाउ हो जाएगा। मतलब पीजीबीपी में प्रॉफिट में से 4/5 ऐड बैक हो जाएगा फैमिली प्लानिंग का एक्सपेंस। ठीक है जी, ये कौन से खर्चे बताए मैंने सर? ये खर्चे बताए जो खर्चे अलाउड है, लेकिन कुछ खर्चे ऐसे भी थे जो अलाउड थे ही नहीं या नहीं हैं। उनमें से लिस्ट है, जैसे कि अगर आपने अपने नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करी है और वो नॉन रेजिडेंट को जो पेमेंट करी है वो विदाउट टीडीएस करी है तो 100% पेमेंट क्या हो जाएगी, डिसअलाउ, मीन्स 100% पेमेंट आपके प्रॉफिट में ऐड बैक कर दी जाएगी। मतलब आपने अपने पीजीबीपी में आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करा हुआ है ना कि मैंने इतनी पेमेंट करी है, खर्चा माना हुआ है, वो खर्चा ऐड बैक हो जाएगा क्योंकि ये खर्चा गलत है, क्योंकि आपने टीडीएस पे नहीं करा अगर आप नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हो। सिमिलरली अगर आप रेजिडेंट को पे कर रहे हो फिर भी टीडीएस नहीं काटा तो सरकार 100% तो डिसअलाउ नहीं करेगी, पर 30% डिसअलाउ कर देगी। तो 100% इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट, अगर आपने नॉन रेजिडेंट को बिना टीडीएस पेमेंट करी है तो 70% डिसअलाउ, 100% डिसअलाउ हो जाएगा। और अगर रेजिडेंट को बिना टीडीएस के पेमेंट करी है तो वहां पे 30% डिसअलाउ हो जाएगा, 70% अलाउड होता है। ऐसे ही सैलरी बिना टीडीएस के पे करोगे बाहर इंडिया में किसी को, वो भी डिसअलाउ हो जाएगा 100%। अगर आपके एम्प्लॉयर ने नॉन मॉनिटरी पर्क के ऊपर आपके बिहाफ पर टैक्स पे कर दिया है तो उसकी डिडक्शन उसको नहीं मिलेगी, मीन्स टू से दैट वो यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा, मीन्स उसकी भी डिसअलाउ हो जाएगा। यानी ये भी खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा, ये भी खर्चा आपने ऐड बैक करना है किसमें, अपने प्रॉफिट में। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट है कि अगर आपने कैश पेमेंट करी है एक दिन में एक पर्सन को 10,000 से ज़्यादा कैश पेमेंट करी है एक दिन में एक पर्सन को 10,000 से ज़्यादा इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस परचेजिंग, वहाँ पे आपको, या किसी भी काम के लिए ले लो, तो वहाँ पे आपको वो चीज़ डिसअलाउ हो जाएगी। मतलब 10,000 से ज़्यादा अगर आपने किसी भी खर्चे को पे करा है ना एक दिन में एक पर्सन को, तो वहाँ पे पूरी की पूरी अमाउंट क्या हो जाएगी, डिसअलाउ हो जाएगी। और यही अमाउंट 35,000 है जब आपने ध्यान रखना है ट्रांसपोर्टर का। यानी एक नॉर्मल केसेस के अंदर 10,000 से ज़्यादा पेमेंट नहीं करनी है कैश के अंदर, और अगर ट्रांसपोर्टर हो तो 35,000 से ज़्यादा पेमेंट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पूरी की पूरी अमाउंट डिसअलाउ हो जाएगी। आई होप समझ आ गया। ठीक है, और द लास्ट केस इज कि अगर पेमेंट क्या है,
एक्सेसिव या अनरीजनेबल है। एक्सेसिव या अनरीजनेबल है किसके केस में? रिलेटिव पेमेंट इज रिलेटिवली एक्सेसिव एंड अनरीजनेबल। मतलब सपोज आपने किसी रिलेटिव को कोई ऐसी पेमेंट करी है जो बहुत ज़्यादा कर दी है, ये बहुत अनरीजनेबल है, ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिव है, तो जितनी अनरीजनेबल है वो पूरी की पूरी अमाउंट डिसअलाउ कर दी जाएगी। तो ये देखिए, ये आपको मैंने एक छोटा सा बता दिया कि डिसअलाउ एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, ये 5 हो गए। और इसके अलावा लंबी चौड़ी लिस्ट में है जो आपके पेपर में आपको करने में मदद करेंगे। ये मैंने लिस्ट बता दी है कौन कौन सी चीज़ डिसअलाउ है, जो मैंने ऊपर नाम लिए वो भी बता दिया बीच में से, और कौन से खर्चे ऐसे हैं जो सरकार अपने पीजीबीपी के क्वेश्चंस को करते समय आपकी बुक के दौरान आपके बनाए गए हैं। मैंने ये नोट्स आपकी बुक के अकॉर्डिंगली कौन कौन से खर्चे बीच में से ऐसे हैं जो डिसअलाउ कर दिए जाएंगे हमेशा की तरह, वो हमने यहाँ पर लिख के आपको ये बताया है सारा। ठीक है, तो ये था आपका प्रॉपरली पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार 5th सेमेस्टर में इतना कवर किया जाता है। बाकी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में इसके आगे भी आता है, उसके लिए मैं ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट वीडियोस में आगे नेक्स्ट पार्ट में डाल दूंगा। लेकिन अभी के लिए इस सेक्शन तक यानी इस पीजीबीपी तक यानी आपको मैंने सारे जितने भी चैप्टर्स कवर कराए हैं, आई होप वो चीज़ क्लियर हो गई है। एक एग्रीकल्चर इनकम का कंसेप्ट है, प्लीज़ अगर वो देखना चाहते हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम्स की वीडियो है वो देख सकते हो। वो मैंने यहाँ नहीं कवर करा, वो आप वहाँ कर सकते हो। अगर आपको थ्योरी क्वेश्चन करना है तो वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको ज़रूर देख के जाइएगा। ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा। और एग्जेम्प्टेड इनकम भी है, उसको भी देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन है, मैंने डाल दिए थे वैसे इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन, उसको देख लीजिएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको पूरा का पूरा मैराथन अच्छे से रिवाइज हो गया होगा, मतलब समझ। अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे इनकम टैक्स के सारे। और अगर आपको ये बाय करना है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, यू कैन बाय इट ऑल्सो, अदरवाइज यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली एज वेल। ठीक है जी, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।